Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. आरुष का कमरा। इमली का काम सारे लोगों का कमरा साफ करना होता था। उसके बाद ही कॉलेज जाया करती थी। उसने आज भी सबका कमरा साफ कर दिया था पर आरुष का नहीं कर पाई थी। आरुष ने कहा, क्या ऐसे क्या घूर रही हो तुम? इमली ने कहा, आप कल रात किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहे थे क्या? उसकी बात सुनते ही आरुष की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी कभी नहीं बनी है, पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इमली ने उसे वैसे ही घूरते हुए कहा, तो आपने रूम लॉक क्यों रखा था? मैं कब से वेट कर रही थी पर आप दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे। मैंने सबका रूम साफ कर दिया, वो सारे कपल है फिर भी सब जाग गए थे और एक आप है। अब हटिए सामने से, मुझे झाड़ू लगाना है। कहते हुए इमली ने आरुष को धक्का दिया और खुद कमरे में झाड़ू लगाने लगी। आरुष उसे देखते हुए मन में बोला, काम करने वाली बाई के भी अपने ही नखरे होते हैं, समझती क्या है खुद को ये। वो सोफे पर जाकर बैठ गया। इमली ने अब तक एक कोना ही झाड़ू किया था कि उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। उसने फोन निकाला और मैसेज पढ़कर रूम से जाने लगी। आरुष ने उसे बिना कमरे को साफ किए जाते देखा तो कहा, अरे तुम रूम साफ किए बिना कहाँ चली? इमली जाते हुए बोली, आप खुद कर लेना, मुझे जरूरी काम है और कल से दरवाजा खोल देना टाइम पर, वरना कल भी खुद ही रूम साफ कर लेना। कहते हुए वो तेजी से निकल गई। आरुष बस बेचारों की तरह उसे जाता देखता रह गया। बेचारे को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो खुद से बोला, पक्का इसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया होगा इसलिए इतनी स्पीड में भागी है। कहते हुए वो उठा और खुद ही कमरे को साफ करने लगा। मनन का कमरा। छाया वॉशरूम से नहाकर बाहर आई और मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने मिरर में अपने गले पर बने लाल निशान देखे तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बेड पर पेट के बल सो रहे मनन को देखा। कल दिन भर छाया शिखा को लेकर परेशान थी, ऐसे में मनन उसकी परेशानी कम करने के लिए उसके पास आया था, पर घिरे घिरे दोनों एक दूसरे में खोते चले गए और इस बार पूरे होशो हवास में एक हो गए थे। छाया कल की बातें याद कर शर्म से सिर झुका लिया। उसके गाल लाल हो गए थे। तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। उसने सिर उठाकर देखा तो पाया मनन उसके ठीक पीछे खड़ा उसे ही देख रहा था। मनन के ऊपर बॉडी पर कुछ नहीं था, जिस वजह से उसके गले, कंधे और सीने पर बने लाल निशान देखे जा सकते थे। मनन छाया को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मुझे तो तुम सीधी सादी लगती थी पर तुम तो बहुत वाइल्ड निकली। छाया मिरर में उसे देखते हुए बोली, क्यों, आपको मेरा वाइल्ड होना अच्छा नहीं लगा? मनन आंखें बड़ी कर उसे हैरानी से देखने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि छाया ऐसा कुछ भी बोल सकती है। वो उसके नेक पर अपने नोज को रब करते हुए बोला, नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, चलो ना एक राउंड और करते हैं। हा हा हा, छाया के मुंह से बस इतना ही निकला। वो अवाक रह गई थी, कल रात भर के बाद भी मनन को एक बार फिर से करनी थी। मनन ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पेन हो रहा है तो मेडिसिन ला दूंगा मैं, पर प्लीज मान जाओ प्लीज। उसकी बात सुन न चाहते हुए भी छाया को हंसी आ गई। उसने पलकें झपकाते हुए हाँ कहा तो मनन ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और बेड पर ले जाकर एक बार फिर से उसके प्यार में खो गया। शिखा का विला। शिवम आज पहली बार यहाँ आया था। शिखा का विला उसके हाउस और फार्म हाउस से बहुत बड़ा था। सब कुछ देखकर शिवम के दिमाग में अचानक से शॉपिंग वाली बातें आ गई। उसने अपने मन में कहा, बीवी, तुमने मुझसे इतनी ज्यादा अमीर होते हुए भी मेरे पैसों से शॉपिंग की, जानबूझकर फालतू की चीजें खरीदकर मेरा निवाला निकलना चाहती थी तुम। दोनों विला के नीचे बने बेसमेंट में आए। शिवम जैसे ही अंदर आया उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जाने को हुआ कि शिखा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। दोनों के सामने एक ग्लास वॉल था जिसके दूसरे तरफ दुर्गा और प्रकाश चेयर पर बंधे बैठे थे। दोनों के आंखों में पट्टी बंधी थी और दोनों के बीच में भी एक ग्लास वॉल थी। शिवम ने उन्हें देखते हुए कहा, तुम क्या करने वाली हो? शिखा ने कहा, तुम प्रकाश को पीटना चाहते थे ना, तो जाओ जाकर अपना गुस्सा निकाल लो उस पर, बस ध्यान रहे वो मरना नहीं चाहिए। शिवम ने कुछ पल शिखा को देखा, उसे भी समझ आ गया कि
शिखा क्या करने का सोच रही है? उसने अपने कदम प्रकाश के तरफ बढ़ा दिए। आखिर वो भी रिद्धिमा का बदला लेना चाहता था। उसके वजह से ही वो इतने सालों तक रिद्धिमा से दूर रहा था, उसे गलत समझाता रहा था। उसने पास रखा डंडा उठाया और सीधा उसके हाथ पर दे मारा। चोट लगते ही प्रकाश की जोर से चिल्ला उठा। दुर्गा जहाँ थी वो साउंड प्रूफ था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो बस घबराई सी बैठी हुई थी। शिवम ने दूसरी तरफ से भी प्रकाश के दूसरे हाथ पर मारा। उसने इतने जोर से मारा था कि प्रकाश के दोनों हाथ टूट चुके थे। उसके हाथों से खून बहने लगे थे। शिखा के बगल में अयान खड़ा था जो उनकी वीडियो बना रहा था। उस वीडियो में शिवम का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर प्रकाश मार खाते हुए दिख रहा था। शिखा के दूसरे तरफ शिव भी आकर खड़े हो गए थे। वो भी शिवम को देख रहे थे। शिवम बहुत गुस्से से प्रकाश को पीट रहा था। उसके माथे और मुंह से खून बह रहा था, पर शिवम को अब भी चैन नहीं था। प्रकाश नीचे फर्श पर गिर चुका था और दर्द से छटपटा रहा था, पर शिवम बिना रुके उसे मारते जा रहा था। शिव ने उसे देखते हुए कहा, रोको उसे वरना वो प्रकाश की जान ले लेगा। शिखा सामने देखते हुए बोली, आपके बेटे ने कहा है मुझे कि मैं आपकी कोई भी बात ना मानूं। आप तो कभी उनसे एक बार भी मिलने भी नहीं आए हो। कहते हुए उसने सिर घुमाकर शिव को देखा। शिव ने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। वो जानते थे शिवम उससे कितना नफरत करता है, इतना कि उनका नाम तक सुनना उसे पसंद नहीं है। शिखा की बातें सुन अयान ने कहा, वैसे छोटे ससुर जी आप कब सामने आओगे? आप साले साहब को बता क्यों नहीं देते कि अब आप मर चुके हो? अयान शिव को देख नहीं पा रहा था, पर शिखा की बातें सुन वो जान गया था कि शिव भी यही है और वो तो उसकी बातें सुन ही लेते हैं। तभी राजेश ने भी वहां आते हुए कहा, हाँ बॉस, ये विधायक का लड़का पहली बार कुछ सही बोल रहा है। छोटे बॉस को आपके बारे में पता चल जाएगा तो वो आपसे नफरत नहीं करेंगे। शिव ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप सामने देखते रहे। शिखा ने भी कुछ नहीं कहा। वो समझती थी कि शिव क्यों अभी शिवम को अपनी मौत की खबर नहीं देना चाहते हैं। वो भी सामने देखने लगी कि अचानक उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे। वो जल्दी से अंदर चली गई। शिवम ने लगभग प्रकाश की जान ले ही ली थी। शिखा ने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया, वरना वो प्रकाश की जान ले लेता। शिखा ने उसके हाथ से डंडे को छीनकर फेंक दिया और उसे अंदर जाने को कहा। शिवम ने एक बार जलती निगाहों से प्रकाश को देखा और अयान के पास आ गया। अयान ने उसे पानी की बोतल दी तो शिवम ने उसे देखा। उसकी लाल गुस्से से भरी आंखें देख अयान ने खुद ही बोतल का ढक्कन खोल पानी पीने लगा। शिखा प्रकाश के पास नीचे एक घुटने पर बैठ गई और उसके आंखों से पट्टी को खोलकर निकाल दिया। प्रकाश को उसे देख कोई हैरानी नहीं हुई। वो अपनी गंदी हंसी हंसते हुए बोला, तो तुमने अपने पति का ही साथ देने के बारे में सोचा है? सही भी है, पर तुम जानती हो न सब कुछ में उसके बाप का भी हाथ था। अगर उसने सूर्या पर भरोसा किया होता और उसे एसएस इंडस्ट्री नहीं बुलाया होता तो वो आज भी जिंदा होता। वैसे एक और बात कहूँ, तुम अपनी माँ और रिद्धिमा से भी कई ज्यादा खूबसूरत हो शिखा बेबी। उनकी बातें सुनकर शिव और शिवम की मुठियां कसती जा रही थी, पर शिखा रिलैक्स थी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, आई नो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर अफसोस तुम मेरा खूबसूरत चेहरा आज आखिरी बार देख रहे हो। उसकी बात सुन प्रकाश की हंसी गायब हो गई, पर अयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवम के भाव भी बदल गए थे। वो धीरे से बोला, क्या मतलब, ये क्या करने वाली है? खुद ही देख लो, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब शिखा को ही देखने लगे। शिखा ने अपने पैर से एक छोटा चाकू निकाला और प्रकाश के पूरे चेहरे पर घुमाने लगी। प्रकाश उसकी इंटेंशन समझ गया था। वो कुछ बोलने को हुआ कि शिखा ने चाकू को उसके आंखों में गुस्सा दिया। शिवम की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। इतने टाइम साथ रहने के बावजूद भी वो नहीं जान सका था कि शिखा कुछ ऐसा भी कर सकती है। पूरा कमरा प्रकाश के चीख से गूंज उठा था। शिखा बाहर आए और अयान को कुछ इशारा कर दुर्गा के पास चली गई। वो दुर्गा के चेहरे पर प्रकाश के खून से रंगे चाकू को फेरने लगी थी। उसे इस तरह देख शिवम अंदर जाने लगा, पर तब तक 4 बॉडीगार्ड आए और उसे पकड़कर खड़े हो गए। शिव और राजेश भी शिखा को ही देख रहे थे।
शिव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर राजेश और शिवम थोड़े घबराए हुए थे। तभी वहां एक आवाज आई, छोड़ो मेरी दुर्गा को। आवाज सुन शिवम और राजेश ने अयान को देखा, जिसके हाथ में पकड़े फोन पर प्रदीप था। शिखा ने प्रदीप को प्रकाश की वीडियो भेजकर वीडियो कॉल करने का इशारा किया था। उसकी बात मानते हुए अयान ने वैसा ही किया। प्रदीप के पीछे सीड और अवध भी खड़े थे। वो दोनों भी शिखा को देख रहे थे, पर दोनों के चेहरे शांत थे। प्रदीप दुर्गा को देख घबराहट और गुस्से के मिले झूले भाव से बोला, मेरी बहन को छोड़ो शिखा, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे बाप को इससे ज्यादा दर्द दूंगा। शिखा अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, सच में तुम और दर्द देने की बात कर रहे हो? शिखा की आवाज सुनकर दुर्गा ने कहा, शिखा ये तुम हो न? और ये आवाज प्रदीप भाई की थी न? वो यही है क्या? शिखा ने कहा, हाँ बड़ी सासू माँ, ये मैं हूँ और आपका भाई भी बहुत जल्द आएगा। क्यों आओगे न? 4 दिन बाद से मीरा की शादी के रस्में शुरू होने हैं, तो एक मामा होने के नाते तुम आओगे न? कहते हुए वो प्रदीप को ही गुस्से से देख रही थी, पर उसके हाथ में पकड़ा चाकू दुर्गा के गले पर था। वो घिरे घिरे चाकू को उसके गले में धंसाने लगी थी। दुर्गा के गले से हल्का हल्का खून बहने लगा था, जिसे देख प्रदीप ने कहा, मैं आ रहा हूँ, पर इसके बदले तुम मेरी बहन और भाई को कुछ नहीं करोगी, वरना मैं तुम्हारी सौतेली बहन का हाल बहुत बुरा करूँगा। शिखा उसकी बात पर फिर अजीब तरह से मुस्कुराए और बोली, मिलते हैं। उसके कहते ही अयान ने कॉल कट कर दिया। फीलिंग ऑफ लव। शिखा ने दुर्गा के हाथ पैर खोलकर उनके ड्राइवर के साथ उन्हें वापस घर भेज दिया था। दुर्गा को भी सही गलत पता था, उन्होंने प्रकाश को नहीं देखा था और शिखा के कहने पर वो शिखा के बारे में किसी को नहीं बताने वाली थी। प्रकाश भी हॉस्पिटल जा चुका था। अयान भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शिखा शिवम के साथ अपने विला से निकलने लगी तो शिवम ने उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया। शिखा उसके आंखों में गुस्सा देख पा रही थी। वो अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। पर शिवम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो बोला, तुम बड़ी माँ का यूज नहीं करोगी? तुम्हें उस प्रकाश के साथ जो करना है करो, पर बड़ी माँ को गलती से भी कोई नुकसान पहुँचाया न तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारी 6 महीने की बीवी हूँ। शिखा ने भी गुस्से से कहा। वो आगे बोली, हाँ तुम भूल ही चुके हो कि मैं तुम्हारी 6 महीने के लिए बीवी हूँ, जिंदगी भर के लिए नहीं। कॉन्ट्रैक्ट याद है न तुम्हें? अगर भूल गए हो तो जाओ, जाकर फिर से देख लो और अपना सो कॉल्ड पति वाला हक मुझ पर मत जताओ, समझे तुम? वो जाने को हुई कि शिवम ने फिर से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? माना 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, पर वर मुझे मत समझाओ। तुमने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए मुझसे शादी की थी और मैंने सच जानने के लिए। इसमें इतना ड्रामा करने जैसा क्या है? शिखा ने कहा। शिवम उसकी बात सुन हैरान रह गया था। उसे आज शिखा अलग ही लग रही थी। शिवम जानता था कि वो गुस्से में है और उसका गुस्सा जायज़ भी है, पर वो ऐसा कैसे बोल सकती थी? उसने कहा, तो जो हमारे बीच हुआ वो क्या था? शिखा ने बिना किसी भाव के कहा, जो भी समझ लो, गलती, नाइट स्टैंड या अट्रैक्शन, कुछ भी जो तुम समझना चाहो समझ लो। मतलब प्यार नहीं था, प्यार का नामो निशान नहीं था न कहीं। तुम्हारा मन किया तो तुम पास आए और जब जाने का मन किया तो चली जा रही हो। शिवम ने अपनी लाल आंखों से कहा। उसकी लाल आंखें गुस्से से लाल हुई थी या तड़प के वजह से, ये सिर्फ वही जानता था। पर आज उसकी लाल आंखें हल्की नम भी हो चुकी थी। शिखा उसकी आंखों में अपने लिए जज्बात देख पा रही थी। वो बोली, तुम लड़कियों के करीब जाने से कतराते थे न, तो जाओ, मैंने मेहरबानी कर दी तुम पर। अब तुम्हें किसी भी लड़की के करीब जाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर तुम्हें जवाब मिल गया हो तो मेरा रास्ता छोड़ो। शिवम उसकी बात सुन अपनी जगह पर जम सा गया था। शिखा उसके साइड से निकलकर जा चुकी थी। उसकी आंखें भी लाल थी, पर किस लिए थी ये सिर्फ वही जानती थी। शिवम के कानों में उसके कहे शब्द गूंजने लगे थे। कितनी आसानी से शिखा ने सारी चीजों को डिफाइन कर दिया था, जिसमें अट्रैक्शन, गलती, मेहरबानी जैसे शब्द थे, पर प्यार का क्या? प्यार तो कहीं भी नहीं था। वो उसकी बातों को याद कर समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आई।
जिसे सुन वो अपने सेंस में आया और अपने भारी कदमों से बाहर जाने लगा। वो बाहर आया तो उसे शिखा अपनी कार में बैठी दिखी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठी सामने देख रही थी। शिवम ने उसे देखा तो उसके दिल में दर्द सा उठने लगा। मेहरबानी नहीं, तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। वो कार में आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसके बैठने पर शिखा ने कार स्टार्ट कर दी और भतरा हाउस के तरफ कार को घुमा दिया। गैरों के डर से, तेरे शहर से है कसम रिश्ता तोड़ू ना। शिखा सामने देखते हुए ड्राइव कर रही थी। उसने एक बार भी उसे नहीं देखा था। शिवम हल्के से सिर घुमाकर उसे अपनी लाल भींगी आंखों से देखने लगा। तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना। शिखा ने कार सिग्नल पर रोकी। उसके बगल वाली कार में रेडियो पर गाना बज रहा था। उसके बोल सुन शिखा ने अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर कस ली और गहरी सांस लेने लगी। अगर ये है नहीं तो फिर जाने प्यार क्या है, मेरी जीत है तू, किसे परवाह हार क्या है। गाने के बोल शिवम को भी सुनाई दे रहे थे। वो उसे एक नज़र देख बाहर देखने लगा। शायद वो अपने इमोशन छुपाना चाह रहा था। तेरा रास्ता छोड़ू ना। शिखा ने भी तिरछी नजरों से उसे देखा, फिर सिग्नल ग्रीन होने पर कार स्टार्ट कर दी। छोड़ू ना मैं तेरा रास्ता छोड़ू ना। शिवम ने बाहर देखते हुए अपनी आंखें बंद कर। कार की विंडो खुली थी जिस वजह से बाहर की हवाओं से उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जिंदा हूँ लेकिन वो बात नहीं है, हाथों में तेरा जो हाथ नहीं है। इश्क का है नाम बड़ा, मैंने है किया काम बड़ा, करके मगर आधा छोड़ू ना। तेरे रुख से ये चेहरा मोड़ू ना। शिखा ने कार भतरा हाउस के बाहर रोकी और अंदर जाने लगी। उसके पीछे शिवम भी कार से बाहर आया और शिखा के पीछे अपनी नजरें उस पर टिकाए अंदर जाने लगा। तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना। सारे लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया था। शिखा अपने कमरे में जाकर सीधे वॉशरूम में चली गई। शिवम आया और सोफे पर अपनी आंखें बंद कर बैठ गया। चाहत है मेरी, कसूर नहीं है। दिल जज्बाती है, मजबूर नहीं है। सर ये भले फुट गया, जिस्म मेरा टूट गया। खुद से किया वादा तोड़ू ना, बांधू सेहरा, कफन उड़ाऊं ना। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाकर वॉशरूम के डोर को देखने लगा। तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना। शिवम ने बेड को देखा, फिर एक नज़र पूरे कमरे में घुमाई और फिर से आंखें बंद कर ली। तेरा रास्ता छोड़ू ना, छोड़ू ना मैं तेरा रास्ता छोड़ू ना, तेरा रास्ता छोड़ू ना। हाँ तेरा रास्ता छोड़ू ना, ओ तेरा रास्ता छोड़ू ना, तेरा रास्ता छोड़ू ना, छोड़ू ना मैं तेरा रास्ता छोड़ू ना। नीचे हॉल में दुर्गा वापस आकर अपने कमरे में थी। उसके साथ रिद्धिमा भी थी। दुर्गा के गले पर बैंडेज लगा हुआ था। उसने सबको कह दिया था कि उसे मंदिर में छोटी सी चोट लग गई थी। मनदीप इस पर बहुत गुस्सा हुए थे, पर दुर्गा ने उन्हें शांत रहने को कहा था। शिवम उसके पास आया तो दुर्गा उसे देख हल्के से मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया। शिवम उसके पास जाकर उनके पैरों में बैठ गया और आंखें बंद कर ली। दुर्गा उसके सिर को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? शिवम ने उन्हें देखा और कहा, आप ठीक है? दुर्गा सिर हिलाते हुए बोली, हाँ छोटी सी चोट लगी है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ परेशान क्यों हो? रिद्धिमा भी सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ बेटा क्या हुआ है, परेशान क्यों हो? दुर्गा को कहीं न कहीं अंदाजा था कि क्या हुआ है। वो शिवम का सिर सहलाते हुए बोली, रिश्ते में वक्त की बहुत अहमियत होती है शिवम। पल भर में रिश्ते बनते हैं तो पल भर में रिश्ते टूट भी जाया करते हैं। खास तौर पर जब बात प्यार की हो तो हमें दिल की बात सुनकर कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेनी चाहिए। क्या पता कुछ पल बाद जब आंखें खोलो तो सब ठीक हो जाए। शिवम ने भी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद कहा, आप दोनों अपने पतियों से बहुत प्यार करते हो न? उनके जाने के बाद भी आज तक उनके इंतजार में जीती आए हो। उसकी बात सुन दुर्गा और रिद्धिमा ने एक दूसरे को देखा। दोनों समझ गई थी शिवम इंडेक्टली रिद्धिमा से सवाल कर रहा है कि वो क्यों आज भी शिव के इंतजार में है।
रिद्धिमा की आंखें भर आई थी। वो होले से मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, दिल के साथ दिमाग की भी बात सुननी चाहिए, और जब दोनों एक ही फैसले पर आए तो हमें बिना वक्त गंवाए उसे मान लेना चाहिए। दुनिया कुछ भी बोले पर मैं जानती हूँ जो प्यार करते हैं वो लौट कर जरूर आते हैं, और देखना वो भी एक दिन जरूर आएंगे मेरे पास। शिवम ने उनकी बातों पर कुछ नहीं कहा। उसकी बंद आंखों के सामने शिखा का चेहरा था। वो खुद से बोला, पर मैं इंतजार में वक्त जाया नहीं करता माँ। आपके पति की एक बात सही थी जो उन्होंने मुझे सिखाई। आप जिससे प्यार करते हो अगर वो किसी और से प्यार करता हो तो छोड़ दो उसे, पर अगर वो किसी से भी प्यार नहीं करता हो तो खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दो उसे। मैंने भी बीवी को खुद से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम शिवम भत्रा नहीं। शिवम के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। उसने सोच लिया था अब आगे उसे क्या करना है। रात का वक्त, सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शिवम भी अपने कमरे में आया तो शिखा को बेड पर आंखें बंद किए लेटे हुए पाया। उसे देख शिवम के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। शिवम ने डोर लॉक किया और जाकर शिखा के बगल में लेट गया। शिखा को नींद नहीं आई थी। उसे फील हो रहा था कि शिवम धीरे धीरे उसके तरफ ही खसक रहा है। शिखा आंखें बंद किए यही सोच रही थी कि उसकी आंखें एकदम से खुलकर बड़ी हो गई जब उसने शिवम के हाथ को अपने पेट के ऊपर जाते हुए फील किया। उसने तुरंत शिवम का हाथ पकड़ लिया और उसके तरफ पलट गई। शिवम आंखें बंद किए सोने का नाटक कर रहा था। उसके हाथ पकड़ लेने पर वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। शिखा उसे देखते हुए गुस्से से बोली, क्या कर रहे हो तुम? अपने हाथ को काबू में रखो वना क्या बीवी? शिवम ने एकदम से उसे खुद से सटाते हुए कहा। उसने अपने दोनों पैरों के बीच शिखा के पैरों को दबा लिया था। उसका एक हाथ उसके सिर के नीचे था तो दूसरा हाथ उसके कमर से ऊपर था। शिवम फिर से अपने हाथ को उसके बॉसम के पास ले जाते हुए बोला, बोलो बीवी वना क्या? शिखा उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। शिवम ने उसके वीक पॉइंट पर हमला किया था। उसे गुदगुदी भी हो रही थी और शर्म के साथ गुस्सा भी आ रहा था। शिखा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ छोड़ो मुझे बेवकूफ़ इंसान वना सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा, यही बालकनी से धक्का दे दूंगी तुम्हें मैं। शिवम को उसकी बातें सुन बड़ा मजा आ रहा था। उससे शिखा की शर्म से लाल हुए गाल छुपे नहीं थे। वो झटके से उसके ऊपर आ गया और उसे देखने लगा। शिखा समझ गई थी वो ये सब सिर्फ उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। वो उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी पर शिवम ने उसके पैरों को अपने पैरों में दबा रखा था। अब उसने उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर बेड पर प्रेस करने लगा और अपनी शरारती आंखों से उसके गले के नीचे देखने लगा। उसके इस तरह देखने से शिखा की बॉडी में हलचल पैदा होने लगी थी। वो कुछ बोलती उससे पहले शिवम ने अपने होठ उसके सीने पर रख दिए। हालांकि शिखा ने टी शर्ट पहन रखा था पर फिर भी शिवम के होठ उसे महसूस हो रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके मुंह से घिरे घिरे आहें निकलने लगी थी। शिवम ने घिरे से उसके हाथों से अपना एक हाथ को हटाया और शिखा के टी शर्ट को खोलने की कोशिश करने लगा। उसके होठ अब भी शिखा के बदन को चूमने में लगे थे। उसने उसके टी शर्ट को ऊपर किया और खोलने को हुआ कि शिखा ने आंखें बंद किए हुए कहा, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम्हें पता है ना मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुन शिवम रुक गया। वो सिर उठाकर शिखा के चेहरे को देखने लगा। उसके रुक जाने पर शिखा ने भी आंखें खोल ली और उसे देखने लगी। शिवम अपना एक हाथ उल्टाकर उसके गले, कंधे और उसके नीचे ले जाते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था बीवी कल का कल पर छोड़कर आज में जीते हैं। तुम कल चली जाओगी इसलिए जब तक हो तब तक मैं। शिखा की धड़कनें तेज हो गई थी जिसे शिवम भी सुन पा रहा था, पर वो इतनी आसानी से अपनी दिल की बात नहीं बोलने वाला था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तब तक मैं एंजॉय कर लूँ तुम्हारे साथ। शिखा, जिसने पलकें झुका रखी थी, उसने एकदम से अपनी पलकें उठाकर उसे हैरानी से देखा। शिवम उसके कान के नीचे अपने होठ रखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है बीवी तुम अपने प्यार में बावरा करके मुझे चली जाओगी? उसकी बात पर शिखा ने उसे घूर कर देखा और अपने ऊपर से
धक्का देने लगी तो शिवम उसे छोड़ उसके बगल में लेटकर जोर जोर से हंसने लगा। शिखा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसे गुस्से से देखा, फिर पलटने को हुई कि शिवम उसके हाथ को पकड़कर बोला, बीवी। उसकी आवाज़ सुन शिखा रुक गई। वो उसे देखने लगी तो शिवम ने उसे फिर से गले से लगा लिया और उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए बोला, सो जाओ, गुड नाइट। उसने उसके होठों पर पिक किया और आंखें बंद कर ली। शिखा बस उसे देखते रह गई थी। बेचारी ने क्या क्या सोच लिया था, पर हुआ कुछ भी नहीं था। अगली सुबह शिखा की आंखें खुली तो शिवम उसे प्यार से देख रहा है। वो उठकर बैठते हुए बोली, सुबह सुबह फिर से शुरू मत हो जाना तुम। वो जाने लगी कि शिवम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया, फिर खुद बेड से खड़ा होकर उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाने लगा। शिखा उसके बाहों में हाथ बांधे उसे ही देख रही थी। वो बोली, तुमने कोई नशा वाशा किया है क्या? क्या कर रहे हो तुम? शिवम उसे बाथटब में बैठा कर अपनी टी शर्ट निकालते हुए बोला, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शिखा उसकी बात पर आंखें छोटी कर बोली, प्रैक्टिस? और किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो तुम? शिवम उसके पीछे आकर बैठ गया और उसकी टी शर्ट निकालते हुए बोला, जब तुम चली जाओगी तब मेरी नई बीवी आएगी न, तो बस उसके लिए सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसे कुछ कमी नहीं होनी चाहिए न। कहते हुए उसने शिखा को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद कर ली। शिवम आंखें बंद किए अपने मन में बोला, अब तुम्हें मैं सताऊंगा। नाउ इट्स माई टर्न बीवी। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं शिखा मुंह खोले सामने देखते रह गई। शिखा मिरर के सामने खड़ी रेडी हो रही थी। उसके दिमाग में बार बार शिवम की बातें आ रही थी। शिवम भी चेंज करके आया और उसके पीछे खड़ा होकर अपने बालों में कंघी करने लगा। उसका ध्यान शिखा पर ही था जो उसे बुरी तरह घूर रही थी। वो अपने भौहें उचकाते हुए बोला, वॉट? आई नो मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर तुम मुझे ऐसे घूरकर नजर मत लगाओ। शिखा उसकी बात सुन पलट गई। वो अपने हाथ बांधकर उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे जलन होगी? शिवम ने कंघी रखी और उसके करीब होकर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, जलन इंसानों को होती है, लेडी मेकिम्बो को नहीं। क्या कहा तुमने? शिखा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वो उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ी, पर शिवम तेजी से रूम से बाहर निकल आया। वो बाहर आकर अपना पेट पकड़े हंसने लगा कि तभी उसे नीचे से कुछ आवाजें आई। उसने नीचे देखा तो उसकी हंसी गायब हो गई और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। शिखा अंदर पैर पटक कर रह गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि अभी जाए और शिवम का गला दबा दे। जैसे तैसे उसने खुद को कंट्रोल किया और रूम से निकलकर नीचे आई। हॉल में सारे यंगस्टर एक तरफ खड़े थे। रिद्धिमा, आलोक और मनदीप एक तरफ थे। दुर्गा के आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो अपने सामने प्रदीप को देख रही थी। भले प्रदीप कितना भी बुरा हो, पर उसने हमेशा दुर्गा को अपनी बेटी की तरह माना था। वो उससे बहुत, इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्यार करता था। प्रदीप अपनी व्हील चेयर पर था। उसकी भी पलकें भींगी हुई थी। उसके पीछे सीध खड़ा था जो सबको देख रहा था। उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आ रहे शिवम पर गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों की भौहें सिकुड़ गई। दुर्गा अपने घुटनों के बल बैठी प्रदीप से बातें कर रही थी। तभी वहां शिखा भी आई। उसे देख सीध की आंखों में चमक आ गई थी, जिसे देख शिवम ने अपनी मुट्ठी कस ली। प्रदीप की नज़र भी शिखा पर गई। उसके आंखों में उसे देख गुस्सा और नफरत उतर आया था, पर शिखा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए उन्हें देख रही थी। आखिरकार उसने प्रदीप को बाहर आने पर मजबूर जो कर दिया था। मनन और मीरा के लिए तो प्रदीप उनका मामा था जो कई साल पहले मर चुका था, इसलिए वो दोनों उससे प्यार और इज्जत से मिले थे। रिद्धिमा जानती थी कि उसके वजह से ही शिव गलत रास्ते पर था, पर वो ये भी जानती थी कि शिव के लिए वो कितना जरूरी था, इसलिए वो भी उससे इज्जत से मिली। पर बाकी और किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मनन ने उसे छाया से मिलवाया, पर छाया को प्रदीप के सामने अजीब सी फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई थी। रिद्धिमा की नज़रें उसके आने के बाद डोर पर काफ़ी देर तक टिकी थी, पर जब उसे कोई और नहीं दिखा तो वो मायूस होकर किचन में चली गई। उसके पीछे शिव भी थे। वो
प्रदीप को देख गुस्सा हुए थे, पर रिद्धिमा का उदास चेहरा देख वो उसके पास चले गए थे और उसे काम करते हुए देखने लगे। प्रदीप ने सबको झूठी कहानी सुनाई कि 15 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में था। दुर्गा ने इस पर कुछ नहीं कहा था। वो एक बहन थी, इसलिए प्रदीप को सामने देखकर वो उसकी सारी गलतियों को भूल गई थी। सब साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठे। प्रदीप ने शिखा को देखा, उनके दिमाग में कुछ आया और वो बोले, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है बड़ी बहू? उनका सवाल सुन सबके हाथ रुक गए थे। शिखा भी एक पल के लिए रुक गई थी, पर फिर वो बोली, आप जानते थे उन्हें बड़े मामा जी? मैं माफिया किंग सूर्या और शिवानी की बेटी हूँ। घर में रिद्धिमा, मनन और मीरा को छोड़ बाकी सब जानते थे शिखा के बारे में। रिद्धिमा को अब तक पता नहीं था। वो बोली, तुम शिवानी की बेटी हो, कहाँ है वो? शिखा ने उसे देखा और कहा, अब वो मेरे साथ नहीं है सासू माँ, कुछ लोगों ने साजिश रची थी जिसके वजह से वो अब नहीं है। रिद्धिमा उसकी बात सुन चुप हो गई। उसे शिवानी की मौत की खबर सुन बहुत बुरा लगने लगा था। मनन तो उसकी बात सुन हक्का बक्का रह गया था। उसने कहा, भाभी तो क्या आप? यस देवर जी, आई एम माफिया क्वीन दी शिखा शर्मा। शिखा ने फुल एटीट्यूड से प्रदीप को देखते हुए कहा। मनन ने तुरंत सिर घुमाकर शिवम को देखा तो शिवम ने हाँ में पलके झपकाए। फिर उसने छाया को देखा तो छाया ने भी हाँ में सिर हिला दिया। मनन का तो गला सूखने लगा था। उसे तो पहले से ही शिखा से बहुत डर लगता था, और अब ये जानकर कि वो एक माफिया क्वीन है और उसकी बहन उसकी बीवी है, उसका निवाला गले से उतर नहीं रहा था। मीरा भी उसकी बात सुन हैरान थी। वो अयान को देखने लगी थी। अयान ने उसे शांत रहने का इशारा किया तो वो उसने कुछ नहीं कहा। सब चुप हो गए थे। प्रदीप फिर कुछ बोलने को हुए कि शिखा ने कहा, आपका भाई नहीं आया? मतलब छोटे मामा ससुर जी? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जिस भाई को वो इतने सालों से मरा हुआ समझ रहे थे वो तो जिंदा थे। उसकी बात सुन प्रदीप ने उसे गुस्से से घूरा। वहीं शिवम तो बस उसे देखता ही रह गया। कितनी आसानी से शिखा ने सब कह दिया था। अरे कल ही तो उसने प्रकाश को नर्क के दर्शन करवाए थे और खुद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, और अब कैसे वो खुद ही अनजान बनकर सवाल पूछ रही थी। मनदीप ने कहा, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, कुछ दिन बाद आ जाएगा। दुर्गा फिक्र से बोली, ज्यादा चोट तो नहीं आई है न उसे? मनदीप ने उसकी बात पर आलोक और शिखा को देखा और कहा, नहीं ज्यादा चोट नहीं आई है। फिर मन में बोले, बस दोनों आंखें फूट चुकी है, पैर पैरालाइज हो गया है, हाथ किसी काम के नहीं रहे हैं और बस जिंदा लाश बनकर सांसें ले रहा है, और कुछ नहीं हुआ है। प्रदीप फिर कुछ बोलने वाला था कि शिखा ने कहा, 2 दिन बाद से मीरा की रस्में शुरू है न? शादी की बात सुन मीरा और अयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं मनदीप अयान और आलोक को घूरने लगे। सबने ब्रेकफास्ट किया और अपने अपने काम में लग गए। प्रदीप अपने कमरे में थे, उसके साथ सीध भी था। दोनों कुछ बातें कर रहे थे, तभी शिखा बिना नॉक किए अंदर आ गई। उसे देख दोनों चुप हो गए। प्रदीप उसे घूरते हुए बोले, तुमने प्रकाश के साथ ठीक नहीं किया शिखा। तो ठीक करना भी किसे था मामा जी? कहते हुए शिखा बिंदास होकर सोफे पर बैठ गई। उसने सीड को देखा और कहा, तुम्हें आराम नहीं करना है? डोंट वरी, मैं इसे अभी नहीं मारूंगी। सीड ने प्रदीप को देखा तो उसने उसे बाहर जाने का इशारा किया। सीड ने दोनों को देख रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कुछ पल तक कमरे में शांति छाई रही। फिर प्रदीप ने उसे देख अजीब सी स्माइल करते हुए कहा, मानना पड़ेगा, खूबसूरत के साथ बहुत मजबूत भी हो। तुम्हारे वजह से ही इतनी मजबूत हूँ, शिखा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो खड़ी हुई और प्रदीप की तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता देख प्रदीप की स्माइल गायब हो गई। शिखा ने उसके व्हीलचेयर के दोनों तरफ हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरो मत, अभी कहा ना मैंने, अभी जान नहीं लूंगी तुम्हारी, पहले थोड़ा तड़पाऊंगी फिर वही मौत दूंगी जो तुमने मेरे डैड को दिया है। वो खड़ी हुई और उसे एक लुक देकर बाहर निकल गई। वहीं प्रदीप बस गुस्से का घुट पी कर रह गया। शिखा कुछ सोचते हुए जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। उसने पलकें उठाकर देखा तो सामने शिवम खड़ा था। शिखा ने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी।
जिसमें वो बला की खूबसूरत लग थीं। शिवम ने जानबूझकर अपने दोनों हाथों को उसकी खुली कमर पर रहा था। वो उसका कमर सहलाते हुए बोला, तुम्हें तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए बीवी, क्या एक्टिंग करती हो तुम। शिखा आईब्रो उठाकर आंखें मटकाते हुए बोली, आई नो, मैं तो हूँ ही बेस्ट। शिवम उसकी बात पर होले से मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके होठों पर झुकने लगा। शिखा अपना सिर पीछे करते हुए बोली, सोचना भी मत, मुझे काम है समझे, छोड़ो मुझे। शिवम ने उसे एक डेविल स्माइल पास की और कहा, सॉरी बीवी, बट अब तो हर रात, हर दिन, हर पल जब भी मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही आऊंगा। 1.5 महीने बचे हैं, अच्छे से एंजॉय करके सब सीखना जरूरी है न। शिखा उसकी बात पर उसे बुरी तरह घूरने लगी और उसकी पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, शिखा। आवाज सुनकर दोनों ने पीछे देखा। उनसे थोड़ी दूरी पर सीड खड़ा उन्हें ही देख रहा था। शिवम ने उसे देखा, फिर उसे देख एक डेविल स्माइल उसे पास करते हुए शिखा से बोला, अब तो किस बनता है बीवी। कहते हुए उसने अपने होठ शिखा के होठ पर रखकर उसे बुरी तरह किस करने लगा। भद्रा हाउस। सीड कुछ बात करने के लिए प्रदीप के रूम में जा रहा था कि उसकी नज़र शिवम और उसकी बाहों में खड़ी शिखा पर गई। उन्हें इस तरह इतने करीब देख उसने आवाज लगाई, शिखा। आवाज सुनकर दोनों ने उसे देखा। उसे देखते ही शिवम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, अब तो किस बनता है बीवी। शिखा कुछ कह या समझ पाती उससे पहले शिवम ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और उसे बुरी तरह किस करने लगा। शिखा उससे छूटने के लिए छटपटा रही थी, पर शिवम ने उसके कमर को एक हाथ से कसकर पकड़ते हुए उसे खुद से पूरी तरह सटा लिया था। उसका दूसरा हाथ शिखा के सिर के पीछे था और वो उसे किस किए जा रहा था। वो कर तो जबरदस्ती किस रहा था, पर पीछे खड़े सीड के देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से क्रेजीनेस वाली किस रहे हैं। सीड की पकड़ अपने फोन पर कसती जा रही थी। उसे शिवम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जलती निगाहों से उसे घूर रहा था। वहीं शिवम ने आंखें खोलकर उसे आई विंक की और फिर से आंखें बंद कर शिखा को किस करने लगा। शिवम का आई विंक करना सीड को जलाकर राख कर देने के लिए पेट्रोल का काम कर गया था। सीड से और देखा नहीं जा रहा था। वो करीब 5 मिनट से खड़ा दोनों को किस करते हुए देख रहा था। तभी वहां मनन और रोहन भी बातें करते हुए आ गए। दोनों की नजरें दो प्रेम में डूबे प्यार कर रहे हंसों के जोड़े पर गई तो दोनों ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर दोनों को ख्याल आया कि सीड भी तो है जो उन दोनों को ही देखे जा रहा है। मनन ने अपने आंख पर से हाथ हटाते हुए कहा, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी नहीं है क्या, जो तुम मेरे भैया भाभी को किस करते हुए देख रहे हो। उसकी आवाज़ शिखा और शिवम के कानों में भी गई थी, पर शिवम अब भी शिखा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो तो आज उसके होठों को सच का रेड चेरी समझकर खाने लगा था। रोहन ने भी अपना हाथ हटाया और कहा, तुम क्या इन्हें देखकर किस कैसे करें सीख रहे हो। सीड ने दोनों को देखा और कहा, मुझे बोलने से पहले तुम अपने भाई और तुम अपने सर को क्यों नहीं समझाते। ये कमीना मुझे देखकर जानबूझकर मेरे सामने बेबी को किस कर रहा है। बेबी, दोनों ने एक साथ अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। शिखा को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। जब उसने देखा कि शिवम अब भी उससे दूर नहीं हट रहा है तो उसने जोर से उसके पैर पर अपना पैर दे मारा। उसके मारते ही शिवम उसके लिप्स को बाइट करते हुए उससे दूर हो गया। हालांकि शिखा के मारने पर उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर वो शिखा और खासकर सीड को दिखाना नहीं चाहता था। वो अपने चेहरे पर क्यूट सी फेक स्माइल लिए खड़ा हो गया। शिखा ने उसे घूरकर देखा और अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद शिवम सीड के सामने खड़ा हो गया और उसे चिढ़ाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुम किस कैसे करें सीखना चाहते हो क्या? अगर हाँ तो मुझे बोलना, मैं अपनी बीवी को हर तरह का किस किया करता हूँ, तुम हमें देखकर सीख सकते हो। कहते हुए वो उनके बगल से निकलकर चला गया। सीड भी गुस्से से दांत पिसते हुए अपने रूम में वापस चला गया। रोहन और मनन तो अब भी अपने जगह पर ही खड़े थे। दोनों पलकें झपकाते हुए बेयकीनी से शिवम को देख रहे थे। मतलब दोनों को आज तक पता कैसे नहीं चला था कि शिवम इतना बेशर्म भी है। शिखा अपने होठों को साफ कर बेड के पास खड़ी थी।
उसके सामने मोहिनी थी जो उसे कुछ बता रही थी। तभी शिवम भी अंदर चला आया। वो सीधा आकर शिखा से चिपक गया। उसके चिपकने पर शिखा का पारा एक बार फिर से हाई हो गया। वो गुस्से से उसे खुद से दूर धक्का दिया और थप्पड़ मारने को हुई कि अचानक रुक गई। उसका ध्यान मोहिनी पर गया जो बुरी तरह उसे घूर रही थी। इस वक्त मोहिनी बिल्कुल सास वाले अवतार में थी। उसे देख शिखा ने अपना हाथ नीचे कर लिया। वहीं शिवम तो हैरान रह गया। उसे तो एक पल को लगा था आज उसे फिर से थप्पड़ पड़ने वाला है, पर यहाँ तो चमत्कार हो गया था। शिवम एकदम से खुश हो गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, दिल के हाथों मजबूर होकर इस हाथ से मुझे मार नहीं पा रही हो क्या तुम? शिखा ने मोहिनी को देखा और जबरदस्ती हंसते हुए घिरे से बोली, क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ़ इंसान, कितनी बार कहा है मैं हर वक्त अकेले नहीं होती कमरे में, अब भी नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। उसकी बात सुन शिवम को याद आया। वो उससे दूर होते हुए बोला, सॉरी। फिर उसने वहां देखा जहां शिखा देख रही थी। उसे मोहिनी तो नहीं दिख रही थी, पर उसके पीछे टीवी जरूर दिख रही थी। वो टीवी के स्क्रीन को देखते हुए बोला, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, आदत नहीं है ना तो। वैसे आप लोगों, मेरा मतलब आप भूतों को नहीं लगता किसी मैरिड कपल के बेडरूम में आना ठीक नहीं है। उसकी बात सुन मोहिनी को भी शर्म आने लगी थी। वो अपनी आंखें नीचे कर मुस्कुराने लगी। वहीं शिखा को तो बहुत हंसी आ रही थी। वो बेड पर बैठ गई और शिवम की बातें सुनने लगी। शिवम ने आगे कहा, आप लोग आओ मेरी बीवी से हेल्प के लिए, पर प्लीज़ दरवाजे तक ही आया करो या मुझे देखो तो वापस चले जाया करो, क्योंकि अगर किसी दिन मैंने गलती से भी आप लोगों को देख लिया तो मैं किसी और को देखने के हालत में नहीं रहूँगा। आई होप आप लोग मुझे समझोगे। कहते हुए वो पीछे मुड़कर शिखा को नीचे आने का इशारा किया और खुद जल्दी से बाहर निकल गया। लंच के बाद सब फिर से अपने काम में लग गए थे। मेहमानों की लिस्ट बनानी थी, शॉपिंग करनी थी, बहुत से काम थे। शिखा को किचन में पानी पीने जा रही थी। उसे जाते सीड ने देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। शिवम पहले से ही किचन में पानी पी रहा था। उसने शिखा के पीछे सीड को आते देखा तो कहा, कोई बात नहीं, अब जो तुम देखोगे उसके बाद फिर कभी मेरी बीबी के आसपास भी नहीं भटकोगे। उसके चेहरे पर फिर से डेविल स्माइल आ गई थी। शिखा किचन में आई और शिवम को पूरी तरह इग्नोर कर फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगी। शिवम उसे देख होले से मुस्कुराया और उसके तरफ जाने लगा। शिवम की स्माइल देख शिखा को गट्स फीलिंग आ रही थी कि उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उसने आंखों से ही इशारा करते हुए कहा, क्या मेरी तरफ क्यों आ रहे हो तुम, बेवकूफ़ इंसान? शिवम उसके पास आया और बिना कुछ बोले उसे उठाकर स्लैब पर बैठा दिया। उसके अचानक ऐसा करने पर गिरने के डर से शिखा ने अपने एक हाथ को उसके कंधे पर रख दिया। वो फिर से कुछ बोलने को हुई कि शिवम उसके कंधे पर अपने होंठ रखते हुए उसके कमर पर पिंच किया, जिस वजह से शिखा की आह निकल गई। ठीक उसी वक्त सीड भी किचन में आया। उसके तरफ शिखा की पीठ थी। शिवम जान गया था कि वो आ चुका है, पर वो इतने में ही नहीं रुका। उसे तो अभी सीड को और जलाना था, इतना कि सीड के दिमाग में बैठ जाए कि शिखा अब सिर्फ उसकी है और उसकी ही रहेगी। शिवम ने उसके कंधे पर किस करते हुए कान तक गया और उसके एयर बॉल को बाइट कर लिया, जिससे एक बार फिर से शिखा के मुंह से आह निकल गई। वो बोली, क्या कर रहे हो तुम, धीरे नहीं कर सकते? इतने जोर से काटने की क्या जरूरत है? शिवम जानता था उसका पास आना शिखा को भी बहका देता था। वो बाद में या पहले कुछ भी बोलती, पर करते वक्त वो उसे रोक नहीं पाती थी। शिवम उसके कमर के चारों तरफ हाथ लपेटकर उसे अपने और करीब करते हुए बोला, सॉरी बीवी, आई नो मैंने तुम्हें रात को भी सोने नहीं दिया है, पर अब आराम से करूँगा। क्या करूँ, तुम्हें देखकर रहा नहीं जाता है। कहते हुए उसने एक बार फिर से सीड को देखा जो अब जाने के लिए पलट गया था। उसे देखते हुए शिवम की नज़र अनायास ही उसके पीछे गई, जहाँ देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी पकड़ भी शिखा पर ढीली हो गई। शिखा ने उसकी बात सुनी तो वो समझ गई कि वो फिर से सीड को सुनाने के लिए ही ये सब बोल रहा है। उसने उसे जोर से धक्का दिया और पीछे पलटते हुए बोली, तुम
इसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। उसके धक्का देने से शिवम नीचे गिर गया था। शिखा भी जल्दबाजी में उतरने लगी कि वो भी उसके बगल में जा गिरी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर घुटनों के बल खड़े होकर बाहर खड़े मनन, छाया, अयान, मीरा, आरुष, इमली, रोहन, रीटा, आलोक, रिधिमा और दुर्गा को देख फिर से मुंह छिपाकर नीचे बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे घर के सारे लोग वहीं पर हो। सब अपना मुंह खोले उन्हें देख रहे थे। सीध जा चुका था। तभी मनदीप की आवाज आई जो दुर्गा को आवाज देते हुए वही चले आ रहे थे। दुर्गा। उनकी आवाज सुन सबकी आंखें और बड़ी हो गई। वहीं शिवम की जान हलक में अटक गई। वो अपने बड़े पापा के सामने ऐसे कैसे जा सकता था। मनदीप की आवाज सुन दरवाजे पर खड़े सारे लोग एक साथ पलट गए। मनदीप वहां आए और सबको अजीब तरह से देखने लगे। शिवम का मन तो वहीं जमीन खोदकर उसमें छिप जाने को कर रहा था। वो घबराया सा शिखा को देखने लगा जो अब अपने पहले वाले अवतार में थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी जो शिवम को खतरे की घंटी लग रही थी। बाहर मनदीप सबको एक साथ देखकर बोले, तुम सबके सब यहाँ क्या कर रहे हो? उनके सवाल पर सबने एक साथ कहा, पानी पीने आए थे। मनदीप फिर से सबको देखने लगे। वो भौहें चढ़ाते हुए बोले, सबको एक साथ प्यास लगी थी क्या? सबने फिर से एक साथ हाँ में सिर हिलाया। अब सब क्या ही बोलते। कुछ लोग रोमांस करने आए थे तो कुछ लोग सीट के पीछे और कुछ लोग वाकई काम से आए थे। उनमें से सिर्फ आरुष और इमली पानी पीने आए थे क्योंकि दोनों एक दूसरे से लड़ाई करके थक चुके थे। इधर किचन में शिवम को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था कि शिखा क्या करने वाली है। शिखा बड़ी सी स्माइल ली अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली, अब तुम्हारा क्या होगा? वो खड़ी होते हुए बोली, बड़े। उसने इतना कहा ही कि शिवम ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वहीं बाहर खड़े लोगों ने सुना तो सब समझ गए ये शिखा की शरारत है। वो जानबूझकर शिवम को फंसाने के लिए ऐसा कर रही है। मनदीप आवाज सुनकर बोले, ये शिखा की आवाज थी न? शिखा अंदर है क्या? दुर्गा झट से आगे आए और उसका बाजू पकड़कर रूम में ले जाते हुए बोली, आप ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए हम खाने में क्या क्या रखने वाले हैं। वो जबरदस्ती मनदीप को अपने साथ ले गई। वहीं शिखा ने जोर से शिवम के हाथ में काटा और झट से खड़ी होकर बोली, बड़े ससुर जी। पर जब उसे मनदीप कहीं नहीं दिखे तो उसका चेहरा मुरझा गया, पर बाकी सबको देखकर वो फिर से बैठ गई। सारे लोग हॉल में इकट्ठा थे। सब शिखा और शिवम को देख रहे थे। शिखा मस्त सोफे पर अलथी पालथी करके बैठी थी। उसके हाथ में चिप्स की पैकेट थी और वो अपने चिप्स खाने में लगी थी। सबने उसे ऐसे देख सिर हिला दिया। आखिर सच ही था, शिखा थी। उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सबने सिर घुमाकर अब शिवम को देखा। उसके गाल लाल हो गए थे। उसे अब भी बहुत शर्म आ रही थी, खासकर रिधिमा से। रिधिमा ने उसे देखा तो वो उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए उसके कान खींचकर बोली, अब से आसपास देखकर कुछ भी बोलना या करना। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा ने कहा, अरे सासू माँ, आपको और जोर से कान खींचना चाहिए, इसका तभी तो याद रहेगा इसे। या मैं तो कहती हूँ आप इसे पनिशमेंट दीजिए। अगर बड़े ससुर जी ने देख या सुन लिया होता तो क्या ही इज्जत रह जाती मेरी उनके सामने। कहते हुए उसने बेचारा सा मुंह बना लिया। उसकी बात पर सबका दिल जोर जोर से तालियां बजाने को कर रहा था। मतलब क्या ही एक्टिंग करती थी शिखा। अभी मजे से चिप्स खा रही थी और अभी अपनी इज्जत की बात कर रही है। शिवम ने उसे घूरकर देखा तो शिखा ने कहा, मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है ससुर जी अच्छा खाना बनाया करते थे। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बनाया करते थे, शिवम ने बीच में कहा। उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या कहा तो उसने शिखा से अपनी नजरें फेर ली। वहीं शिखा के होठों पर हल्की स्माइल आ गई थी। रिधिमा भी शिवम को देखने लगी थी। ऊपर से शिव और राजेश भी उन्हें देख रहे थे। शिव के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। वो खुश थे, उनके बेटे ने उनकी तारीफ जो की थी। शिखा ने आगे कहा, हाँ वहीं बहुत अच्छा खाना बनाया करते थे वो। तो आज तुम डिनर बनाओगे, वो भी मेरी और सासू माँ की फेवरेट डिश। शिवम ने झट से उसे सिर घुमा कर देखा। ये लड़की पागल हो गई थी, उसे खाना बनाने को बोल रही थी।
उसे दी शिवम भत्रा को, बिजनेस टायकून को, लाइक सीरियसली। हाँ, पर वो शिखा थी, वो कुछ भी बोलिया कर सकती थी। शिवम यही सब सोचते हुए खुद को तसल्ली देने लगा। अयान उसकी बात पर बोला, सही कहा तुमने, मैं भी तो देखूं बड़े साले साहब कैसा खाना बनाते हैं। शिवम ने आंखें छोटी कर उसे देखा, फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वो बोला, ठीक है मैं बनाऊंगा, पर तुम्हें भी बनाना पड़ेगा, मैं भी तो देखूं तुम मेरी बहन को कैसा खाना बनाकर खिलाओगे। अयान अब तक सोफे पर फेल कर बैठा था। शिवम की बात सुनकर वो एकदम से सीधा बैठ गया। उसने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, मैं क्यों बनाऊंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने एक लौते जीजा को खाना बनाने को बोल रहे हो। नहीं आती, शिखा ने कहा। अयान उसे देखते हुए बोला, तुम अपने पति का साइड मत लो। शिखा बोली, मैं इसका साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तो तुम्हारी तरफ ही हूँ। तुम्हें याद है न, बड़े ससुर जी ने अब तक हाँ नहीं कहा है, तुम्हें उन्हें मनाने के लिए उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना चाहिए। अयान को उसका आइडिया पसंद आया। वो हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, सही कहा तुमने, अब तो मैं पक्का अपने ससुर जी के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाऊंगा। उसने मीरा को देखकर स्माइल पास की तो मीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झुका ली। मनन और रोहन उनकी बात पर एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को ही वहां से निकलने में अपनी भलाई लग रही थी। दोनों खिसकने को हुए कि शिवम ने कहा, तुम दोनों कहाँ चले, तुम दोनों भी किचन में आओ और रीटा और छाया के लिए डिनर रेडी करो। दोनों ने उसकी बात पर रीटा और छाया को देखा तो वो दोनों उन्हें ही देख मुस्कुरा रही थी। दोनों ने फिर एक दूसरे को देखा और नमे सिर हिला दिया। आरुष उनकी बात पर सोफे पर बैठते हुए बोला, चलो मैं तो बच गया, मेरी कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड नहीं है जिसके लिए मैं खाना बनाऊंगा। इतने में इमली बोली, तो क्या आप लड़के नहीं हो? इमली की बात पर सब उसे देखने लगे। इमली सबको अपनी तरफ देखता देखकर बोली, मेरा मतलब जब सारे लड़के डिनर रेडी करने जा रहे हैं तो इन्हें भी जाना चाहिए न। इमली गांव की लड़की थी, उसे किसी से भी डर नहीं लगता था, वो अपनी बात बेझिझक सबके सामने रखती थी। शिखा, शिवम और अयान उसकी बात पर होले से मुस्कुराए। वहीं आरुष ने उसे घूरते हुए कहा, मैं नहीं जाने वाला। तुम जाओगे, जाकर तुम मेरे लिए डिनर रेडी करोगे, आलोक जी ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। उनकी बात सुन इमली दबे मुंह हंसने लगी तो वहीं आरुष उसे और घूर कर देखने लगा। रोहन ने कहा, हम सब डिनर बनाएंगे तो आप सब क्या करोगी? ब्यूटी पार्लर जाएंगे और क्या? शिखा ने खड़े होते हुए कहा। वो अपना हाथ छाड़ते हुए बोली, घर में शादी है तो हमें ब्यूटी पार्लर भी जाना होगा ना। हम सब आज जाते हैं और तुम सब डिनर रेडी करो। चलो सारी गर्ल्स अपने अपने वालों को मेन्यू लिस्ट दो और 20 मिनट बाद पार्लर के लिए रेडी होकर नीचे आओ, और इमली तुम भी हमारे साथ चलो। इमली ने खुश होकर तुरंत हाँ में सिर हिलाया और सारी लड़कियां उसकी बात सुन तुरंत एक्टिव हो गई। सब तेजी से अपने अपने रूम में चली गई। उनकी स्पीड देख सारे लड़कों के साथ शिखा भी बस उन्हें देखती ही रह गई थी। आलोक जी सबको जाते देखकर बोले, लड़कियां सबसे ज्यादा खुश शॉपिंग और ब्यूटी पार्लर जाकर ही होती हैं। सारे लड़कों ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए सहमति जताई। शिखा रिधिमा से बोली, सासू माँ आप और बड़ी सासू माँ भी चलिए, आप दोनों के सुपुत्र आप दोनों का डिनर रेडी रखेंगे। रिधिमा सबको देखकर सिर हिलाते हुए बोली, मैं दुर्गा दी को बता कर आती हूँ। वो दुर्गा के कमरे की तरफ चली गई। शिखा भी अपने रूम में चली गई। उनके जाने के बाद सारे लड़के सोफे पर बैठकर जंग जीतने की तैयारी करने लगे। सबसे बड़ी जंग तो आज अयान को लड़नी थी। खाने के थरू उसे मनदीप के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। शिवम के लिए भी आज एक जंग थी। उसे भी शिखा की फेवरेट डिश बहुत टेस्टी बनाकर देनी थी ताकि शिखा उसके हाथों की फैन हो जाए। करीब 1 घंटे बाद सारी लेडीज जा चुकी थी। अब घर पर सिर्फ सारे जेंट्स ही बचे थे। मनदीप सबको घूरकर देख रहे थे। वो बोले, तुम सब क्या सोचकर उन्हें हाँ बोल दिया? तुम सबको खाना बनाने आता है क्या? आलोक तुरंत बोले, हाँ मुझे आता है, पर मैंने सालों पहले इनकी माँ के लिए बनाया था, अब तो सब कुछ भूल चुका हूँ। शिवम को भी याद आया, जब भी शिव, रिधिमा और बाकी घर वालों के लिए खाना बनाया करता था,
वो हमेशा उसके साथ रहता था। उसने कई बार शिव को कुकिंग करते हुए देखा था पर कभी खुद से कुछ बनाया नहीं था। मनदीप को भी कुकिंग आती थी पर अब तो उन्हें भी खाना बनाए सालों बीत चुके थे। सबने अपना अपना फ़ोन उठाया और अपनी लड़कियों की दी हुई मेन्यू लिस्ट के अनुसार यूट्यूब पर खाना कैसे बनाए वीडियो देखने लगे। थोड़ी देर बाद सब किचन में थे। सब जैसे तैसे कुक कर रहे थे। सबसे बड़ी लिस्ट शिवम की थी क्योंकि शिखा ने उसे अपनी, दुर्गा की और रिद्धिमा की फेवरेट डिश की लिस्ट दी थी। शिवम ने अपना फ़ोन नहीं निकाला था। सारी डिशेज उसने शिव को बनाते हुए देखा था। वो सब कुछ उसी की तरह बनाए जा रहा था। सब खुद में लगे थे पर मनदीप और आलोक उसे ही देख रहे थे। मनदीप उसे देख थोड़े हैरान थे। उसकी रेसिपी पूरी शिव की तरह ही थी, ऐसा लग रहा था जैसे शिव ही खाना बना रहे हो। वो भी दुर्गा के लिए मटर पनीर बना रहे थे। आलोक शिवम को देखते हुए बोला, क्या बात है, शिवम तो बिल्कुल शिव की तरह नजर आ रहा है। बस फर्क इतना है कि वो लड़कियों को पटाने के लिए कुकिंग किया करता था पर शिवम सिर्फ अपनी धर्मपत्नी के लिए कुकिंग कर रहा है। शिव और राजेश भी खड़े होकर सबको मेहनत करते हुए देख रहे थे। राजेश तो रोहन के आगे पीछे घूम रहे थे और खुद में ही बड़बड़ाते हुए उसे डांट रहे थे पर रोहन को कहाँ उनकी बात सुनाई दे रही थी। वो बेचारा तो खुद में ही उलझा हुआ था। मनदीप ने आलोक की बात पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने शिवम से अपनी नजरें हटा ली और अपने खाने पर ध्यान देने लगे। दरअसल उनके आंखों में पानी आ गया था, वो इस वक्त शिव को बहुत मिस कर रहे थे। आलोक समझ रहे थे। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और होले से मुस्कुरा दिए। शिव ने उन्हें देखा, फिर शिवम को देखने लगे। अचानक उन्होंने सिर हिलाया और शिवम के पास चले गए। ऊपर कमरे में प्रदीप और सीड कुछ प्लानिंग कर रहे थे। प्रदीप ने मीरा की शादी तक रुकने का फैसला किया था। एक बार मीरा की शादी हो जाए उसके बाद वो अपने प्लेन को एस्क्यूट करने वाले थे। शिखा का प्लेन भी रेडी था। 2 दिन बाद मीरा की हल्दी, फिर मेहंदी और संगीत के बाद उसकी शादी होनी थी। सारी रस्में घर पर होनी थी पर शादी एक बड़े होटल में रखी गई थी। शादी के 2 दिन बाद अमावस्या था जिस दिन प्रदीप सूर्या को और शक्ति देकर उसे एसएस इंडस्ट्री से बाहर निकालने वाले थे। उसके बाद वो सूर्या के हाथों से ही शिव और शिखा को खत्म करने वाले थे। पर शिखा का प्लेन कुछ और था। उसे भी अमावस्या का इंतजार था। भत्रा हाउस। रात के करीब 9 बजने को थे पर अब तक लड़कियां वापस नहीं आई थी। सारे लड़के डिनर रेडी कर सोफे पर फेल कर बैठे थे। सबके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। रोहन ने टाइम देखा और कहा, ये सब कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं है। मनन ने भी कहा, लगता है आज पार्लर का सारा सामान अपने ऊपर पोत कर आएगी। मनन की बात पर आरुष ने उसे घूरते हुए कहा, तुम छाया के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, रुको आने दो उसे, मैं बताऊंगा कि तुमने अभे अभे क्या कहा। उसकी बात सुन मनन तुरंत सही से बैठ गया। वो उसे देख अपने मन में बोला, साला मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काएगा। उसने कहा, ठीक है तुम बता देना, मैं भी इमली को बता दूंगा कि तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया है। आरुष भी आधा सोफे पर लेटा हुआ था। वो बोला, अरे ऐसे कैसे नहीं बनाया है, मैंने बनाया है न, आलू टिक्का बनाया है मैंने। उसे अचानक कुछ याद आया, वो झट से उठकर सही से बैठ गया। रोहन और मनन अपनी बतीशी चमकाते हुए उसे देख रहे थे। रोहन ने कहा, मतलब तुमने आलू टिक्का स्पेशली इमली के लिए बनाया है। दोनों अपनी आईब्रो उचकाते हुए उसे देख रहे थे। आरुष झट से बोला, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं क्यों उसके लिए कुछ बनाऊंगा, ये तो इसने कहा तो मेरे मुंह से निकल गया, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी बात का दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों अब भी उसे शक भरी नजरों से घूर रहे थे। थोड़ी देर बाद बाहर से काज रुकने की आवाज आई। सारी लेडीज एक साथ अंदर आए और सोफे पर फैले लोगों को देखा। सब उन्हें इग्नोर कर सीधे अपने अपने कमरे में चली गई। सबके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स भी थे। सबके बिना कुछ बोले जाने पर अयान ने कहा, क्या इग्नोर मारा है सबने, हमें एक नज़र देखा भी नहीं और चली गई। आरुष बोला, नहीं भाई सबने एक नज़र देखा था हमें। अयान ने उसे घूरकर देखा तो वो चुप हो गया। मनदीप ने कहा, जाओ और जाकर सबको बुलाकर लाओ, मुझे भूख भी लगी है।
मनदीप की बात पर सब अपना मुंह छिपाने लगे थे। किसी में भी अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो एक कदम भी चल सके, और यहाँ तो उन्हें सीढ़ियों से ऊपर जाकर फिर से नीचे आना था। सबको अपना मुंह छिपाते देखकर आलोक ने कहा, रहने दे न यार, सब आ जाएगी, बैग्स रखने गई है, उन सबको भी भूख लगी ही होगी। तभी वहां दुर्गा और रिद्धिमा आ गई। दुर्गा ने कहा, आप सबने डिनर रेडी कर लिया है? शिवम ने कहा, हाँ बड़ी माँ, कब का कर लिया है, पर आप सबको इतनी देर क्यों हो गई? दुर्गा ने कहा, हम शॉपिंग पर चले गए थे बेटा, इसलिए टाइम का पता ही नहीं चला। आलोक बोले, अच्छा तो आप दोनों बैठिए और तुम सब उठकर टेबल लगाओ, जब बनाया है तो खिलाओ भी। उनकी बात पर सारे लड़कों ने उन्हें आंखें छोटी कर घूर कर देखा। आलोक ने एक मिर्ची तक नहीं काटी थी। इफेक्ट उन्होंने कुछ छुआ भी नहीं था। शिखा वहां आई और बोली, क्या हुआ, सबको खाना नहीं बनाया है क्या? शिवम ने कहा, बनाया है तभी तो ऐसी हालत है, जाओ जाकर बैठो, हम सब टेबल लगाते हैं। सब किसी तरह मन मारकर उठे और डिनर लगाने लगे। एक एक कर सारी लड़कियां आई और अपनी अपनी चेयर पर बैठ गई। आरुष सारी लेडीज को गौर से देख रहा था। मीरा ने उसे देखा तो कहा, तुम हम सबको ऐसे क्यों देख रहे हो आरुष? आरुष ने सबको देखते हुए कहा, पार्लर बंद था क्या? तुम सबके चेहरे तो पहले के तरह ही है, कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है। आरुष की बात पर रीटा, छाया, मीरा और शिखा के हाथ रुक गए। वहीं सारे लड़के मन ही मन हंसने लगे थे। सब जोर से हंसना चाहते थे पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। अभी उन्हें और जिंदगी जीना भी तो था। इस बात पर हंसना मतलब सीधे तौर पर मौत को बुलाने जैसा था। चारों लड़कियां उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। मनदीप आलोक से घिरे से बोले, तुमने अपने बेटे को कुछ सिखाया नहीं है क्या? आलोक सिर हिलाते हुए बोला, उसे ये सारी बातें समझ नहीं आती है, इस मामले में नील बट्टे सन्नाटा है मेरा बेटा। कुछ फर्क नहीं दिख रहा है से तुम्हारा क्या मतलब? इमली ने वहां आते हुए कहा। उसकी आवाज सुन आरुष ने सिर घुमाकर उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। इमली के कमर तक के सिल्की बाल आज खुले थे। उसने एक बहुत खूबसूरत अनारकली सूट पहन रखा था। वो ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग करके बहुत खुश थी, जो उसके चेहरे पर नूर लाने का काम कर रहा था। आरुष की नजरें तो उस पर ही टिक गई थी। वो बिना पलके झपकाए एक टक अपना मुंह खोले उसे ही देख रहा था। इमली आए और साइड में खड़ी हो गई। रीटा ने उसे देखा, फिर आरुष से बोली, हम में फर्क नहीं दिखा तुम्हें, पर इमली में तो फर्क नजर आ रही है न तुम्हें? उसने शरारती अंदाज में कहा। मनन ने आरुष को देखा जो अब भी उसे ही देखे जा रहा था। वो घेरे से बोला, कैसी लग रही है इमली? बहुत सुंदर, आरुष ने खोया हुआ सा कहा। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए, वहीं इमली अजीब नजरों से उसे देखने लगी। सारे लड़कों ने अपनी अपनी वाली को खाना सर्व किया और दिल थामकर उनके सामने बैठ गए। शिव और राजेश भी आ गए थे। वो दोनों भी एक तरफ खड़े थे। मनदीप भी दुर्गा के सामने बैठकर उसे देख रहे थे। वहीं दुर्गा और रिद्धिमा के हाथ रुके हुए थे। भत्रा हाउस। दुर्गा और रिद्धिमा ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। रिद्धिमा के आंखों में आंसू भर आए थे। दुर्गा ने उसे देखा, फिर उसे शांत रहने का इशारा किया। दुर्गा ने कहा, शाही पनीर और कोफ्ते किसने बनाया है? मनन ने कहा, भाई ने बनाया है माँ, आप खा कर तो देखो, बहुत टेस्टी बनाया है। दुर्गा ने हमें सिर हिलाया और एक बाइट शाही पनीर का खाया। उन्हें और रिद्धिमा को खाने की खुशबू से शिव की याद आ गई थी। खाने की स्मेल बिल्कुल शिव के बनाए खाने की तरह ही थी। रिद्धिमा ने भी शाही पनीर का एक बाइट खाया तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शिवम दोनों को देख रहा था। वो बोला, कैसा बना है, आप दोनों को पसंद आया? रिद्धिमा और दुर्गा से पहले मनदीप ने कहा, बिल्कुल शिव के हाथों का टेस्ट है, लग रहा है जैसे तुमने नहीं, शिव ने ही बनाया है। आलोक जी ने उनकी बात पर कहा, हाँ वो तो होगा ही, आखिर शिव का बेटा जो है, हाथों का जादू तो आएगा ही। शिवम ने दोनों की बात पर कुछ नहीं कहा। वो कुछ घंटे पहले की बात याद करने लगा। जब वो खाना बना रहा था उसे कुछ पल के लिए महसूस हुआ था कि जैसे किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया हो। शाही पनीर और कोफ्ते बनाने वक्त उसे बार बार ऐसा ही लग रहा था।
जैसे कोई है जो उसका हाथ पकड़ रहा हो। जब वो प्यास डालने गया था तब खुद ब खुद उसके हाथों से जीरा डला गया था। उसने सिर हिलाया और उन बातों को छोड़कर दोनों को देखने लगा। रिद्धिमा और दुर्गा दोनों ने उसकी तारीफ की। रिद्धिमा आज कई सालों बाद मन से खाना खा रही थी। उसके होठों की मुस्कुराहट देख शिव भी खुश थे। वहीं प्रदीप के कमरे उसने सारा खान नीचे फेंक दिया था। उसे भी खाने का टेस्ट शिव के हाथों जैसा लग रहा था। व्हील चेयर पर होने के वजह से उसका खाना उसके रूम में चला जाता था। उसने फोन उठाया और सीड को बाहर से खाना लाने को कहा। नीचे रोहन और मनन रीटा और छाया को देख रहे थे। दोनों खाने को ऐसे घूर रही थी जैसे खाना ना होकर जहर हो और उन्हें जबरदस्ती खाने को दिया गया हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने सामने बैठे नमूनों को देखने लगी। रोहन ने कहा, अरे देख क्या रही हो, सब खा रहे हैं, तुम भी खाओ। रीटा मुंह बनाकर बोली, खाना दोगे तब ना खाऊंगी। ये तो तुमने पता नहीं क्या बनाया है। इसमें पानी अलग ही दुनिया में जाने के लिए बेकरार है तो ये, इसमें टमाटर मुझे आधा कटी हुई मिल रही है, और ये क्या है, गोभी ना होकर पत्थर हो गया है, टूटी नहीं रहा। मनन ने उसकी बात सुनी तो उसने छाया को देखा। छाया ने उसे देखने में सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो, प्लीज मुझे खाने को मत बोलना, मैं नहीं खा पाऊंगी। रोहन और मनन सिर झुकाकर बैठ गए। वाकई दोनों का खाना पता ही नहीं चल रहा था कि है क्या। किसी में सिर्फ पानी था तो किसी में आधी कच्ची सब्जियां। दोनों ने सब्जियों को काटा तक ढंग से नहीं था। अयान ने कहा, तुम दोनों हमारा खाना खा लो, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। उसने अपना और शिवम का खाना दोनों को खाने के लिए दिया। अयान ने भी खास नहीं बनाया था पर उसका खाना खाने लायक था। मीरा मुस्कुराते हुए खा रही थी। अयान उसे देख खुश था। फिर उसने मनदीप को देखा और उसे भी अपना बनाया डिश देते हुए बोला, ससुर जी आप भी टेस्ट करो ना। उसने अपनी जुबान में शहद घोलकर कहा। फिर उसने रिद्धिमा और दुर्गा को भी दिया। दोनों ने उसकी तारीफ की पर मनदीप ने कुछ नहीं कहा। अयान उन्हें खाता देखकर मन में बोले, खा रहे हैं तो थोड़ी तारीफ भी कर लो, पर नहीं, तारीफ कर देंगे तो नाक छोटी हो जाएगी ना इनकी। शिवम शिखा को देख रहा था। वो तो फूल मजे से खाना खा रही थी। शिवम उसे देख खुश था। वो पूछना चाहता था पर कुछ सोचकर उसने नहीं पूछा। इमली भी सबके कहने पर आज सबके साथ डिनर कर रही थी। आरुष की नजरें तो बार बार उस पर ही जा रही थी, पर इमली का ध्यान सिर्फ अपने खाने पर था। गार्डन में मोहिनी बेंच पर बैठी हुई थी। वहीं राजेश उसके पीछे खड़ा अंदर की सारी बातें बता रहा था। वो जी भरकर रोहन की चुगली कर रहा था, जिसे सुनकर मोहिनी मुस्कुरा रही थी। खाना खत्म कर सब अपने अपने रूम में चले गए। शिखा रूम में आई और अपने आज के शॉपिंग बैग्स को कबर्ड में रखने लगी। शिवम बालकनी से रूम में आया तो उसने शिखा को देखा जो उसके कबर्ड को खोलने वाली थी। ये देख शिवम अपनी फुल स्पीड में आया और उसके और कबर्ड के बीच में खड़ा हो गया। उसके अचानक आ जाने से शिखा कुछ पल के लिए डर ही गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। उसने शिवम को देखा और उसके कंधे पर मारते हुए बोली, बेवकूफ इंसान, हार्ट अटैक देने का प्लान है क्या? ऐसे अचानक क्यों टपक गए? शिवम अपना कंधा सहराते हुए बोला, तुम मेरे कबर्ड में क्या देख रही हो? शिखा उसे साइड करते हुए बोली, अपने बैग्स रख रही हूँ, मेरे में जगह नहीं बची है, चलो अब हटो भी। उसने जोर से शिवम को धक्का दिया पर शिवम तो जैसे फर्ज से चिपक ही गया था। वो अपनी जगह से टस से मज नहीं हुआ। शिखा ने उसे घूरकर देखा तो शिवम ने कहा, तुम क्यों परेशान हो रही है बीवी, लाओ ना मैं रख देता हूँ, तुम थक गई होगी ना, जाओ जाकर रेस्ट करो। शिखा को अब डाउट होने लगा था। वो अपने हाथ बांधकर बोली, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है मेरी, कहीं तुमने कबर्ड में किसी कॉल गर्ल को तो नहीं छिपा कर रखा है? कहते हुए वो दाई बाई झुक झुक कर कबर्ड में देखने की कोशिश करने लगी। शिवम ने उसकी बात पर मन में कहा, ये मेरी बीवी से उल्टा फुल्टा ही बोलती है। वो भी शिखा के साथ दाई बाई झुक रहा था ताकि शिखा उसके कबर्ड में देख न पाए। उसने एकदम से शिखा के दोनों बाजुओं को पकड़ा और गोल घुमाकर उसे उसके कबर्ड से लगा दिया। शिखा तो बस उसे पलके झपकाते हुए देखती रह गई थी।
शिवम उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम भी ना बीवी। तुम्हारे रहते मुझे किसी कॉल गर्ल को बुलाने की क्या जरूरत, वो तो तुम्हारे जाने के बाद आएगी न। शिखा को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था पर उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। शिवम उसके कान को अपने होठों से छूते हुए बोला, तुम हो न, तुम मुझे हर बार पूरी तरह से सेटिफाई करती हो। कहते हुए उसने उसके एयरबॉल को काट लिया। उसके काटते ही शिखा की आंखें बंद हो गई। शिवम की स्मेल, उसका पास होना उसे आज भी बहका रहा था। शिवम ने धीरे से अपने कबर्ड को बंद किया और शिखा के कमर के चारों तरफ हाथ लपेटकर उसके नेक, गाल, कान पर प्यार से किस करने लगा। शिखा उसकी बाहों में कसम आने लगी थी। वो आंखें बंद किए ही बोली, कुछ दिन और उसके बाद। शिवम ने बीच में ही कहा, राइट, कुछ दिन और इसलिए इस कुछ दिन एंजॉय करने दो। उसने अपने हाथ को शिखा के टॉप के अंदर डाला और उसके पेट से होते हुए पूरे अपर बॉडी पर हाथ फेरने लगा। शिखा की सांसें गहरी होती जा रही थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। शिवम उसके कंधे पर किस करते हुए उसके टॉप को उतार कर फेंक दिया। फिर वो उसके गले, कंधे पर किस करते हुए धीरे धीरे नीचे जाने लगा। शिखा अपने होठों को काटने लगी थी। उसके मुंह से सेंसिटिव आवाजें निकलकर कमरे में शोर मचाने लगी थी। शिवम एक वक्त पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और शिखा के कमर को कसकर पकड़ लिया। उसके होठ उसके नेवल को सक कर रहे थे। वहीं उसके हाथ अब भी शिखा के बॉडी पर मूव हो रहे थे। शिखा ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और आहें भरने लगी। कुछ पल में कमरे का शांत माहौल गर्म और रोमांटिक होने लगा था। शिवम चाहता था कि शिखा उसे किस करे, इसलिए वो उसे और परेशान करने लगा, पर काफी देर बाद जब शिखा ने उसे किस नहीं किया तो वो खुद ही उठकर अपने होठों को उसके होठों से जोड़ उसे वाइल्ड किस करने लगा। आज शिखा भी उसका पूरा साथ देने लगी थी। आज दोनों एक दूसरे को ऐसे प्यार कर रहे थे जैसे दोनों की ही आखिरी रात हो। शिवम ने उसे कमर से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया तो शिखा ने अपने पैर उसके कमर पर लपेट दिए। शिवम किस करते हुए ही उसे बेड पर ले गया और उसे बेड पर लेटाकर अपनी टी शर्ट उतार उसके ऊपर आ गया। धीरे धीरे दोनों के बाकी बचे कपड़े भी उनके शरीर से अलग होते गए और दोनों एक दूसरे में पूरी तरह डूबकर प्यार करने लगे। उनकी प्यार की आवाजें सुबह तक कमरे में गूंजती रही और एक वक्त पर शिवम उसे और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर उसके ऊपर ही सो गया। भत्रा हाउस। 2 दिन बीत चुके थे। आज अयान और मीरा की हल्दी की रस्म थी। सुबह से ही सारे लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। घर पर मेहमान आ चुके थे और हल्दी की रस्म शुरू होने को थी। शिखा का कमरा। शिवम बालकनी में किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उसने कॉल कट किया और अपना फोन देखते हुए अंदर आया। अंदर आकर उसने चूड़ियों का शोर सुना तो सिर उठाकर मीरा के पास देखा। शिखा मीरा के सामने खड़ी थी। वो अपनी इयररिंग पहनने की कोशिश कर रही थी। उसने येलो लहंगा पहन रखा था जिसके ऊपर उसने उसकी रेड रोज और स्टोन से वर्क की हुई चुन्नी ली हुई थी। बालों का मैसी बन बना रखा था। उसके चेहरे पर बालों की कुछ लट्ठे गिरे हुए थे। हल्का मेकअप, रेड लिपस्टिक, गले में एसबी का लॉकेट, हाथों में चूड़ियां, नीली आंखों में काजल लगाए वो बला की खूबसूरत लग रही थी। शिवम ने उसे देखा। उसकी धड़कन बुलेट ट्रेन जितनी फास्ट हो गई। उसकी आंखें शिखा को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी थी। शिखा की गोरी पतली कमर दिख रही थी और येलो करल तो उस पर खूब जच रहा था। शिवम ने फिर से चूड़ियों की आवाज सुनी तो वो अपने सेंस में आया। उसने उसे देखा, फिर उसके पीछे जाकर खड़ा होकर बोला, रुको मैं पहना देता हूँ। कहते हुए उसने शिखा के हाथ से इयररिंग ली और शिखा को पहनाने लगा। उसका पूरा ध्यान शिखा के कानों पर था। वहीं अब शिखा उसे मिरर में देखते हुए स्कैन करने लगी थी। शिवम ने येलो कुर्ता और पजामा पहन रखा था। बालों को जेल से सेट कर हाथ में महंगी वॉच पहन रखी थी। वो इस वक्त किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा था। आज तो उसे देख कई लड़कियां फ्लैट होने वाली थी। शिवम ने इयररिंग पहनाकर उसके पीछे खड़े होकर दोनों को मिरर में देखने लगा। वाकई दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते थे। शिखा ने उसे कुछ पल देखा, फिर जाने को हुई कि शिवम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया।
उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और कैमरा ऑन कर मिरर से अपनी और शिखा की फोटो ले ली। उसने वापस फोन पॉकेट में डाला और कहा, ये फोटो निशानी के तौर पर रहेगी। शिखा ने उसे मिरर में देखते हुए कंफ्यूजन से कहा, निशानी के तौर पर? शिवम उसके गाल पर किस करते हुए बोला, हाँ निशानी के तौर पर। जब मेरी दूसरी बीवी आएगी और उसके साथ मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें दिखना होगा ना। अगर उन्होंने गलती से तुम्हारे बच्चों को डेट कर लिया तो, इसलिए बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो लोग तुम्हें पहचाने इसलिए तुम्हारी फोटो ले ली। शिखा ने उसकी बात पर उसे आंखें छोटी करके देखा। मतलब हद हो गई है अब तो। पहली बीवी के सामने दूसरी बीवी और उसके बच्चों की बातें कर रहा था शिवम। शिवम ने उसे देखा। शिखा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर उसके दिल ने अब उसका साथ देना छोड़ दिया था। शिवम उसे देख मन ही मन मुस्कुराया और रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिखा पलटी और गुस्से से मिरर के पास रखी सारी चीजें अपने हाथों से गिराने लगी। असल में हुआ ये था कि जब 2 दिन पहले दोनों की सुबह एक दूसरे के बाहों में हुई थी तब शिवम के फोन पर एक लड़की का मैसेज आया था। उस सुबह शिखा की आंख पहले खुल गई थी। उसने मैसेज ट्यून सुनी तो वो फोन उठा मैसेज पढ़ने लगी। मैसेज में लिखा था, मैं मीरा के हल्दी के दिन आ रही हूँ मेरे क्यूटी, एंड डोंट वरी मुझे तुम्हारी दूसरी बीवी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो जानते ही हो मैं तो तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करती थी पर तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम्हारा रिश्ता टिया से तय कर दिया था। तुम उदास मत हो और झुकने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारी पहली बीवी को तुमसे प्यार होता तो वो पक्का तुम्हें समझती। अब तुम 30 के होने वाले हो। अगर अब बच्चा नहीं किया तो दुनिया क्या बोलेगी तुम्हें समझ रहे हो ना। इसलिए मैं तो कहूँगी कि जब मैं आऊँगी तब भी हम बेबी प्लेन कर लेंगे। शादी बाद में भी होगी तो चलेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपना सोच कर रखना, मैं हर वक्त रेडी ही रहूँगी। मिलते हैं, क्यूटी, बाय। चुंबन का चिन्ह। उस मैसेज को याद कर शिखा का पारा और हाई हो गया। उसके आंखों के सामने बार बार किस वाली इमोजी आ रही थी। दिल चाह रहा था कि अभी जाए और उस चुड़ैल के सारे बाल नोच कर पूरे शहर में गंजा कर घुमाए और फिर बुल्फ खलीफा से नीचे धक्का दे दे। उसने अपने हाथों का पंच बनाकर दूसरे हाथ में मारते हुए कहा, क्यूटी ये बेवकूफ़ इंसान उसे क्यूट लगता है। पक्का इससे भी बड़ी वाली बेवकूफ़ होगी वो। आने दो मैं भी तो देखूं कौन है ये। मायरा, सायरा, कायरा, कामिनी मेरे हाथ से बचेगी नहीं। शिखा ने नाम ठीक से पढ़ा नहीं था। शिवम की आंखें खुलने लगी थी इसलिए उसने जल्दी से फोन रख दिया था। वो बस आखिरी के य और रा को ही देख पाई थी। दूसरे तरफ मीरा के कमरे को नीचे लाया गया। उसने येलो लहंगा, येलो रोज के ईयररिंग और गले का सेट पहन रखा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अयान को भी उसके बगल में बैठाया गया। उसने भी येलो कुर्ता और पजामा पहना था। वो भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। रीटा, छाया और इमली ने येलो शरारा सूट पहना था। आज तीनों की तीनों अपने वाले पर बिजली गिरा रही थी। रोहन, मनन और आरुष भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। प्रदीप और सीड भी एक तरफ खड़े थे। सीड ने भी कुर्ता पहना था। उसकी परफेक्ट हाइट और बॉडी पर उसका कुर्ता उसे बहुत हैंडसम लुक दे रहा था। शिखा नीचे आई फिर थोड़ी देर में हल्दी स्टार्ट हुई। मनदीप और दुर्गा के बाद आलोक जी ने फिर एक एक कर सबने अयान और मीरा को हल्दी लगाई। रिद्धिमा ने शिवम और शिखा को भी आने को कहा। दोनों आगे बढ़े कि मैन डोर से एक लड़की की आवाज आई, हेलो एवरीवन। आवाज सुनकर सबने देखा एक 24/25 साल की लड़की मुस्कुराते हुए डोर पर खड़ी थी। उसने भी येलो शरारा सूट पहना था और हल्के मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिखा ने शिवम को देखा जिसके चेहरे पर 1000 वोल्ट की स्माइल आ गई। उसकी स्माइल आज शिखा के आंखों में चुभ रही थी। वो अपने दांत किटकिटाते हुए दोनों को घूरने लगी। शिवम ने उस लड़की को अंदर लाया तो वो लड़की किसी संस्कारी लड़की की तरह दुर्गा, मनदीप, रिद्धिमा सबके पैर छूने लगी। उसे देख अयान की नज़र अनायासी शिखा पर गई तो वो बोला, शिखा को जलन हो रही है क्या? उसकी बात मीरा के साथ साथ उनके अगल बगल में खड़े तीनों लड़के और तीनों लड़कियों ने भी सुनी। छाया ने उस लड़की को देखा और कहा, कौन है ये? मनन ने कहा, ये सायरा है, भाई की फ्रेंड।
और हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी। रीटा ने शिखा को देखा जो अब भी सायरा को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी जाकर उसे कूट देगी। उसने कहा, आई थिंक मैडम को जलन हो रही है, और होनी भी चाहिए। देखो ना मिस सायरा शिवम सर से कितनी चिपक कर खड़ी है। उसकी बात पर सबने सिर हिलाया, फिर एकदम से सबकी आंखें बड़ी हो गई। शिखा सीड के पास चली आई थी। सीड एक प्रदीप से कुछ दूरी पर था और पानी पी रहा था। शिखा को अपने पास आता देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिखा उसके पास गई और जानबूझकर शिवम को दिखाने के लिए सीड के बाल अपने हाथों से ठीक करते हुए बोली, सीड तुम तो आज बहुत हॉट और हैंडसम लग रहे हो, अपने बाल ठीक से रखो। हाँ ऐसे अब तुम और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। उसकी बात शिवम ने भी सुनी थी। वो उनसे थोड़ी दूरी पर ही सायरा के साथ खड़ा था। उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई थी। वहीं ये नज़ारा देख रोहन ने कहा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जलन जलावा खेल रहे हैं क्या? मीरा ने कहा, लगता है आज भाई नहीं बचेंगे, भाभी बहुत पिटेगी उन्हें। अयान ने कहा, हाँ पर आज तो शिखा की भी क्लास लगेगी, देखो कैसे तुम्हारा भाई घूर रहा है उन्हें। दुर्गा ने फिर कहा, बहू और शिवम जाओ जाकर उन्हें हल्दी लगाओ, तुम दोनों जुड़े हो इसलिए साथ में जाकर लगाओ। उनकी बात पर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर साथ में मीरा और अयान के पास आए। शिवम ने जैसे ही हल्दी की कटोरी में हाथ डाला, शिखा उसके हाथ पर जोर से मारते हुए बोली, लड़की मैं हूँ, पहले मुझे लगाने दो, सच में बेवकूफ़ी हो। कहते हुए उसने हल्दी ली और मीरा और अयान को लगा दी। उसकी बात पर सब मन ही मन हंसने लगे थे। शिवम ने उसे देखा फिर पर कुछ नहीं कहा। उसने भी हल्दी लगाए और दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए दूसरी तरफ चले गए। रस्म खत्म होने के बाद शिखा अपने रूम में आई और अपना दुपट्टा हटाकर चूड़ियां खोलने लगी। वो चूड़ियों को निकालते हुए शिवम और सायरा को कोस रही थी। सारे कपल ने एक दूसरे को हल्दी लगाई थी पर शिवम तो सायरा के साथ हल्दी हल्दी खेल रहा था। उसने शिखा को एक नज़र देखा भी नहीं था। शिखा खुद में ही बड़बड़ाते हुए चूड़ियां निकाल रही थी कि उसे अपने कमर पर हाथ महसूस हुए। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। शिवम ने उसके पूरे कमर पर हल्दी लगाई, फिर उसके गले पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में बोला, आंखें खोलो बीवी। शिखा ने धीरे धीरे कर आंखें खोली और मिरर में उसे देखा। शिवम उसके पीछे ही खड़ा था और उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी पर एकदम से उसकी स्माइल और बड़ी हो गई। शिखा को कुछ गड़बड़ लगी पर वो कुछ कर पाती या बोल पाती उससे पहले शिवम ने उसके ऊपर एक बड़ी कटोरी में भरी हल्दी उसके सिर पर डाल थी। शिखा ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से खोलकर मिरर में देखा तो पाया वो पूरी हल्दी से नहा चुकी थी। वो झट से गुस्से में पलटी पर तब तक शिवम डोर के पास पहुंच चुका था। वो डोर खोलते हुए बोला, मुझे बेवकूफ़ कहा था ना, मैंने बदला ले लिया। कहते हुए वो जल्दी से रफूचकर हो गया। वहीं शिखा वो तो गुस्से से पैर पटक कर रह गई। उसने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। भद्रा हाउस। अगली सुबह। आज मीरा की संगीत और मेहंदी थी। शिखा नहाकर रूम में आई और कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। शिवम रूम में नहीं था। वो सुबह सुबह ही रेडी होकर शादी की तैयारियां देखने के लिए चला गया था। शिखा ने अपने कपड़े निकाले और कबर्ड बंद करने लगी कि उसकी नज़र शिवम के कबर्ड पर गई। उसने खुद से कहा, उस बेवकूफ़ इंसान ने मुझे देखने क्यों नहीं दिया था, ऐसा भी क्या है इसमें, अभी देख लेती हूँ, अभी तो ये है नहीं। उसने शिवम के कबर्ड को खोला और ऊपर से नीचे तक सीआईडी की तरह छानबीन करने लगी। उसने शिवम के पूरे कबर्ड को तहस नहस कर दिया था। उसने सब कुछ देख लिया पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे शिवम उससे छिपाना चाहे। शिखा वहीं नीचे बैठ गई और खुद से बोली, ऐसा भी क्या था जो उसने मुझे देखने नहीं दिया था? क्यों नहीं मिला क्या? आवाज़ सुनकर शिखा ने अपनी आंखें मिचली। उसकी चौड़ी पकड़ी गई थी पर वो शिखा थी, ऐसे कैसे खुद को गलत साबित होने देती। उसने सिर उठाकर अपने पीछे देखा। शिवम ठीक उसके पीछे खड़ा उसके ऊपर थोड़ा झुका हुआ था। शिखा खड़ी होकर बोली, वो तो मैं ये देख रही थी कि कहीं तुमने ड्रग्स वगैरह तो नहीं अपने कबर्ड में छिपा रखा है।
शिवम उसकी बात सुन मन ही मन मुस्कुराया, फिर बोला, मेरा नशा तो मेरे सामने खड़ा है। शिखा उसकी बात पर होले से मुस्कुराए और पीछे पलटी तो उसकी स्माइल एकदम से छू मंतर हो गई। डोर के पास सायरा खड़ी थी और शिवम ने नशे वाली बात उसे ही देखकर कही थी। उसकी नजरें अब भी सायरा पर टिकी हुई थीं। शिखा का चेहरा उन्हें देख घिरे घिरे डाक होने लगा था। वो जाने को हुई कि शिवम ने कहा, बीवी एक ड्रेस सायु को दे दो न। जल्दबाजी में इसने आज पहनने के लिए जो ड्रेस खरीदा था वो लाना भूल गई। तुम्हारे पास तो बहुत सारे लहंगे हैं, एक सायु को दे दो। शिखा के दांत फिर से किटकिटाने लगे थे, उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई थी। वो अपने हाथों की मुठियां बनाए शिवम को देख रही थी। शिवम सायरा को देख रहा था। उसने जब पलटकर शिखा को देखा तो शिखा जल्दी से खुद को नॉर्मल करके झूठी मुस्कान लिए बोली, सॉरी पर मेरे पास एक्स्ट्रा लहंगा नहीं है और जो है मैंने उसे पहना हुआ है, सो मैं नहीं दे सकती। इतने में सायरा ने शिखा के हाथ में पकड़े ड्रेस को देखा, फिर वो मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, तुम ये मुझे दे दो और ये मेरी ड्रेस तुम ले लो। एक्चुअली शिबू गए थे मेरे लिए ड्रेस लाने पर इनकी लाई ड्रेस मेरे में फिट नहीं होगी पर तुम पर जरूर हो जाएगी, लो इसे तुम पहनो, मैं ये पहन लेती हूँ। कहते हुए उसने झट से शिखा के हाथ से लहंगा चेंज किया और मुस्कुराते हुए हवा की तरफ फुर हो गई। शिखा बस मुंह खोले देखते रह गई थी। उसने कान में सायूं और शिबू कांटे की तरह चुभ रहे थे। उसने आंखें टेरेल कर शिवम को देखा। शिवम उसे देख समझ गया कि अगर अब वो एक सेकंड भी वहां रुक गया तो शिखा उसकी कब्र वही खोद देगी। वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाते हुए बोला, अब मैं आता हूँ, तुम रेडी हो जाओ मैं आया। कहते हुए वो अपनी फुल स्पीड में भाग गया। शिखा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद खोली तो एकदम से डर कर 2 कदम पीछे हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस लेते हुए कहा, सासू माँ, आपको कितनी बार कहा है ऐसे डायरेक्ट मुंह उठाकर, मेरा मतलब ऐसे डायरेक्ट मत आया कीजिए, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। मोहिनी उससे 10 कदम की दूरी पर खड़ी थी। वो अपने हाथ बांधकर बोली, तुम्हें सायरा से जलन तो नहीं हो रही है न? उसकी बात सुन शिखा ने सिर उठाकर उसे देखा। मोहिनी ने आगे कहा, हाँ तुम्हें जलन क्यों होगी, तुम तो आई ही थी जाने के लिए, तुम्हें वापस जाकर अपने माफिया की दुनिया को भी तो संभालना है। शिखा ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो मोहिनी से अपनी नजरें चुराने लगी थी। मोहिनी ने उसे देखा, फिर कहा, मैं यहाँ शिव की बात बताने के लिए आई हूँ। प्रदीप कल होटल से ही गायब हो जाएगा। अब उसका टारगेट शिवम भी है। उसने प्रकाश के वीडियो में उसे पहचान लिया है और उस दिन जब तुम लोग एसएस ग्रुप गए थे तब भी उसने शिवम को देखा था। वो जानता है कि शिवम को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो अब शिवम को भी मारने वाला है। शिखा ने कुछ सोचकर कहा, मैं देखती हूँ उसे कुछ नहीं होगा। मोहिनी उसकी बात पर होले से मुस्कुराए और बोली, मैंने तो नहीं कहा कि तुम शिवम को बचाओ, मैं तो बस तुम्हें इन्फॉर्म करने आई थी, खैर तुम्हारी मर्जी। कहते हुए उसने शिखा को देखा और वहां से गायब हो गई। शिखा वहीं नीचे बैठ गई और आंखें बंद कर कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद संगीत और मेहंदी स्टार्ट हो गई। सब रेडी होकर नीचे आ गए थे। शिखा भी रेडी होकर रूम से बाहर आई तो उसने रोहन को देखा जो ऊपर से अयान और आलोक जी को देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी पर आंखों में नमी बनी हुई थी। शिखा उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम कुछ पूछना चाहते हो मुझ? रोहन ने उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ नहीं मतलब। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे कहे। शिखा ने कहा, वो मर चुके हैं, उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। डेड बॉडी नहीं मिली क्योंकि वो पहाड़ से खाई में गिर गई थी और ये एक तरह से सही हुआ था कि उनकी बॉडी नहीं मिली, वरना मेरे डैड की तरह प्रदीप तुम्हारे पापा को भी अपने कैद में रखता। रोहन ने उसे सवालिया निगाहों से देखा तो शिखा नीचे खड़े शिव और राजेश को देखते हुए बोली, आत्मा को कैद करने के लिए उनकी डेड बॉडी का कुछ हिस्सा चाहिए होता है, जैसे उसके बाल, उसके कपड़े या उसकी राख, पर प्रदीप को इन सब में से कुछ नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे पापा उनके कैद में नहीं आए। पर मेरे डैड को मारने के बाद प्रदीप ने उनकी चीजें अपने पास रख ली थी, इसलिए वो उनके कैद में है। रोहन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तो शिवशेखर सर, वो कहाँ है?
शिखा ने कहा, प्रदीप ने उन्हें मारने के बाद वापस आया था, पर उससे पहले तुम्हारे पापा ने उनकी डेथ बॉडी को वहां से हटा दिया था। प्रदीप जानता था ये उनके सबसे वफादार आदमी यानी तुम्हारे पापा का ही काम है, इसलिए उसने उन्हें भी मार दिया। ससुर जी की डेथ बॉडी अब भी कहीं है, पर कहाँ है ये सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। रोहन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। पुलिस ने उसे बताया था कि उस एक्सीडेंट में राजेश बचा नहीं होगा, पर शिव जब किसी को नहीं मिले तो रोहन ने सोचा कि शायद राजेश उनके साथ ही है। राजेश ने उसे हमेशा से कहा था शिव उनके लिए बहुत जरूरी है। राजेश भी अनाथ थे, पर शिव ने उसे हमेशा से अपनी फैमिली माना था। राजेश उसका असिस्टेंट कम और दोस्त ज्यादा था, इसलिए रोहन ने ज्यादा माइंड नहीं किया था, पर अब सब कुछ जानने के बाद उसकी आंखों में आंसू भरते जा रहे थे। दिल बहुत रोने को कर रहा था। शिखा ने उसे देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं शिवम को भी बताना चाहती थी, पर ससुर जी नहीं चाहते हैं कि अभी उनकी मौत के बारे में किसी को पता चले। मीरा की शादी है इसलिए भी, और शिवम और खासकर सासू माँ टूट जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो तब उन्हें उनके बारे में पता चले। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा को अपनी बहू और अपने पोते पोतियों को देखने का बहुत मन है, पर तुम हो कि। रोहन उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद शिखा ने कहा, रोहन रोने का मन करे तो रो लो, पर ध्यान रहे तुम्हारे पापा ज्यादा दर तुम्हारे आसपास ही रहते हैं, और एक बात, तुम अपने आंसू अभी किसी को मत दिखाना। शिवम और सासू माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि ससुर जी अब जिंदा नहीं है, और फिर बड़े ससुर जी भी तो है। उन्होंने इतने सालों तक विधायक जी से बात नहीं की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच कहा था कि ससुर जी अब नहीं रहे। सबको एक दिन पता चलना ही है, पर उस दिन को आने में अभी टाइम है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हैं? रोहन ने अपना सिर फिर से हाँ में हिलाया। चाहता तो वो भी नहीं था कि शादी का माहौल मातम में बदल जाए, इसलिए वो खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने रूम में चला गया। शिखा भी नीचे चली गई, पर दोनों इस बात से अनजान थे कि किसी ने उनकी बातें सुन ली थी। प्रदीप के कमरे में सीड प्रदीप के सामने खड़ा था। उसने कहा, अवध ने सारी तैयारियां कर ली है। प्रकाश सर को भी हमने अपने अंडर ले लिया है। उनका इलाज एसएस इंडस्ट्री में ही हो रहा है, और कल शादी के बाद हम वापस जा सकते हैं। प्रदीप ने सिर हिलाया और कहा, हम और 2 दिन फिर माफिया की दुनिया भी मेरी मुट्ठी में होगी। चलो मुझे नीचे लेकर चलो। सीड ने सिर हिलाया और प्रदीप की व्हीलचेयर पकड़कर जाने को हुआ कि प्रदीप का फोन रिंग हुआ। प्रदीप ने कॉलर ईद देखी और कहा, तुम जाओ मैं खुद आ जाऊंगा। सीड ने हमें सिर हिलाया और डोर खोलते हुए मन में कहा, ऐसा भी इसका कॉल था कि मेरे सामने बात नहीं कर सकते थे। वो बाहर आया तो उसकी नज़र शिखा पर गई। उसने डोर बंद किया और शिखा के पास चला गया। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.